मुझे ऑनलाइन वाले बच्चे सातवीं की बताओ, आवाज नहीं तो फिर मैं कभी आपसे ज्वाइन करती हूँ। आज माइक का कोई बट ये लोग गायब हो गई है दोनों। वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है, ज्वाइन मीटिंग करके क्या करोगे? साइलेंट होने दे दो। हेलो, 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 हेलो। वॉइस तो क्लियर, मेरे को तो क्लियर। हेलो, हेलो। ऑडियो ठीक है। हाँ, चलो। आई हैव ज्वाइन फ्रॉम वन स्टूडेंट्स आईडी, है ना? अभी मुझे बताओ, अभी आवाज क्लियर है क्या? देख रहे? अभी आवाज क्लियर है क्या? देख। हाँ, ठीक, ओके। सो फॉर्म डिसॉल्व करते टाइम पे अकाउंट सेटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ पैसा अलग से रखना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिसोल्यूशन। ये डीड में लिखा होता है कितना परसेंट प्रोविजन करने वाले हैं। 1% करने वाले, 2% करने वाले एवरी मंथ। फ्रॉम द प्रॉफिट होगा, फ्रॉम द कैपिटल होगा, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द डीड। तो डीड के हिसाब से अपने को प्रोविजन करना पड़ेगा। देन है प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर डिटेल में आएगा यूनिट 4 में, अभी के लिए बता देती हूँ। एक्सपल्शन का मतलब होता है कि आप किसी पार्टनर को हकाल रहे हो, मतलब निकाल रहे हो। यू आर एक्सपेलिंग एनी पार्टनर फ्रॉम द फर्म। क्यों निकाल रहे हो? ऐसे ही एक्सपल्शन हो सकता है क्या? नहीं, एक्सपल्शन टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होना चाहिए डीड के, तभी जाके वो पार्टनर्स को एक्सपेल किया जाता है, पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है। पार्टनर्स के आपस में लड़ाई हो गई तो एक्सपेल किया जाएगा क्या? नॉट पॉसिबल। अगर पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया या उसका कोई फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशन हो जेन्युइनली, जो कि फर्म के फेवर में नहीं है, फर्म के बेनिफिट में नहीं है, तो अदर पार्टनर्स क्या कर सकते हैं? कंसेंट लेकर, सबका कंसेंट लेकर पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हैं। दीज आर द टू पॉइंट्स। उसके टाइम पे निकाला तो वोटिंग होगा, यस। सारे पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा। एक्सपल्शन के लिए पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा, और पार्टनर्स के कंसेंट से ही वो पार्टनर को एक्सपेल किया जाएगा इन गुड फेथ। फर्म के फेवर में होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए। तो किसी पार्टनर को एक्सपेल किया तो उसका शेयर उसको मिलेगा, डेफिनेटली यस। उसका शेयर वगैरह उसको देके फिर उसको एक्सपेल किया जाएगा। और किसी को कोई डाउट था? पढ़ा होगा तो डाउट आया होगा, कि पढ़ के भी नहीं आया था? ठीक है। हमने कल फर्म और पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का डिफरेंस देख लिया था, राइट? पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का डिफरेंस देख लिया था। अभी है
पार्टनरशिप फर्म एंड क्लब। सुना है क्लब क्या होता है? क्लब मतलब जहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं, जहाँ पे मतलब स्पोर्ट्स के लिए है, आपका जिम के लिए है, योगा के लिए है ना, अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं। वहां पे बेसिकली क्या है, जैसे ये जिम खाना क्लब वगैरह है, वहां पे बेसिकली क्या है, मेंबरशिप लेना पड़ता है, और जो मेंबर्स होते हैं उनको कुछ डिस्काउंट होता है, ऑफर्स चालू रहते हैं उनके लिए। क्लब इज जनरली एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कुछ लोग ग्रुप करके साथ में आए हैं और उन्होंने क्या किया है, क्लब को फॉर्म किया है विथ ऑब्जेक्ट ऑफ नॉट अर्निंग प्रॉफिट। उनका ऐसा स्पेसिफिकली इंटेंशन नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करना है, देन बट प्रमोटिंग सम बेनिफिशियल पर्पस प्रमोट करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, योगा है, जिम है, बाकी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलते रहते हैं वहां पे। बेनिफिशियल पर्पस सच एज इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, प्रोवाइडिंग रिक्रिएशन फॉर द मेंबर्स एक्सेट्रा। कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है वगैरह, ऐसी चीजें चलती रहती है। उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, मतलब वो बहुत कम प्रॉफिट पे क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, कम मार्जिन पे, लेस मार्जिन पे क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, और वो जो भी पैसा प्रॉफिट में आया उसको वापस यूज करेंगे वो अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए। जैसे आपने जेनेरिक मेडिकल सुना होगा, इट इज नॉट अ क्लब, बस एग्जांपल दे रही। जेनेरिक मेडिकल पे जो दवाई मिलती है, जो मेडिसिन टैबलेट मिलती है, क्या नॉर्मल मेडिकल से एकदम 10% भाव में मिलती है, बहुत कम रेट में मिलती है। नॉर्मल मेडिसिन अगर कोई 500 रुपए की मिलेगी आपको एक स्ट्रिप, तो ये जेनेरिक पे आपको हार्डली 100-150 में मिल जाएगी वो, है ना। तो ये चीज क्यों हुई है, लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिशियल एक्टिविटीज प्रोवाइड करने के लिए, या लोगों को बेनिफिट देने के लिए एक सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड किया है, दैट इज नथिंग बट क्लब। उनका प्रॉपरली या होल एंड सोल अर्निंग प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। जहाँ पे लोग 50% मार्जिन पे गुड सेल करते हैं, वो लोग वहां पे क्या ट्राई करते हैं, बस कॉस्ट ले उनका बस कॉस्ट फुलफिल हो, कम से कम मार्जिन पे क्या करते हैं, वो लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं। फिर चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, या कोई अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो, डिफरेंट क्लासेस हो, वहां पे किए जाते हैं। और कोई एग्जाम्पल है क्या क्लब का, या कोई किसी के पास कोई क्लब का मेंबरशिप है क्या? केवाईसी, पीवाईसी, यस। रिलेशनशिप, पार्टनर्स जो होते हैं क्या एजेंट है एक दूसरे के, देयर इज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। बट जो क्लब में मेंबर्स, क्लब में कौन होता है, मेंबर्स। पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं। ये जो पार्टनर्स हैं, क्या ये मेंबर्स एक दूसरे के एजेंट होंगे? मेंबर्स आर नॉट एजेंट ऑफ ईच अदर, बट पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर। कोई मेंबर को अगर डिसीजन लेना है तो होल एंड सोल वो खुद का डिसीजन देगा, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा डिसीजन नहीं ले सकता है। देन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, क्या पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट रहेगा? यस क्यों? क्योंकि जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है, पार्टनर एंड फर्म आर सेम एंटिटी। बट ये जो मेंबर्स है, मेंबर्स को क्लब की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट। क्लब क्या है, इसको भी एक टाइप का परपेचुअल सक्सेशन है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। मेंबर्स आएंगे जाएंगे, डेथ होगा, अभी आए दिन कितने लोग मेंबरशिप लेते हैं क्लब्स की, कितने लोग मेंबरशिप छोड़ देते हैं, है ना। या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उनका डेथ हो जाता है, या वो रिन्यू नहीं करते मेंबरशिप, उसकी वजह से उनका मेंबरशिप खत्म हो जाता है, वॉइड हो जाता है। तो क्या क्लब चलना बंद हो जाएगा? नहीं, क्लब विल गो ऑन एंड ऑन, है ना। बट पार्टनरशिप में किसी पार्टनर का डेथ, इंसॉल्वेंसी या कोई और रीजन की वजह से क्या पार्टनरशिप हमारा रिक्रिएट करना पड़ेगा, मतलब चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, डिसोल्यूशन होगा। यस, so that means change in partners affect the existence and change in membership of class does not affect the existence. बोल, right of कहाँ, राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं समझा, ठीक है। राइट ऑफ डिस्पोजल किसका पॉइंट है? रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल यूनिट फॉर अनपेड सेलर, है ना, ठीक है, मैं बाद में समझा। सो पार्टनरशिप, अभी इस पे फोकस करो, यहाँ का कुछ नहीं समझा तो बोलो। देन है पार्टनरशिप और ज्वाइंट हिंदू फैमिली। सुना है क्या, क्या होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली? व्हाट इज HUF? टेल मी व्हाट इज HUF?
Okay, which is we can say ancestral business. Yes, yes, or it is handled by the Karta. Karta is the main member of the family. Yes. Mitakshara and Daya Bhaga. Yes. Karta take the decision. He has decision making power. और क्या पता बोल? HUF के बारे में क्या HUF एक फैमिली बिजनेस है? Yes. HUF is a family business. HUF में जो मेन मेंबर ऑफ फैमिली होता है वो कर्ता होता है, राइट? जो बाकी लोग हैं उनको क्या बोला जाता है? को पार्टनर्स बोला जाता है. अदर्स आर को पार्टनर्स. टेल मी, को पार्टनर्स एक कोई फैमिली बिजनेस है, एक जैसे दुकान है बहुत सालों से चल रही है, जैसे गोल्ड की शॉप है, कपड़ों की दुकानें हैं. तो इसमें क्या है, पहले दादाजी बैठते थे, पहले परदादा बैठते थे, फिर दादाजी बैठते हैं, फिर पापा बैठते हैं, फिर बाद में बेटा बैठने लगा. ये क्या हो गया? पूछते नहीं, बिजनेस हो गया, है ना? सो दैट इज व्हाट जॉइंट हिंदू फैमिली. जो जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस होता है वो पीढ़ी से चलता आ रहा है, मतलब एंसेस्ट्रल बिजनेस है आपकी लैंग्वेज में. सो इट इज काइंड ऑफ एंसेस्ट्रल बिजनेस, जहाँ पे पहले जो आपके ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं वो वहां पे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं. क्या किसी आउटसाइडर को यहाँ पे एंट्री होगी? किसी आउटसाइडर को यहाँ पे एंट्री नहीं होगी. दूसरी, जॉइंट हिंदू फैमिली का जो मेन मेंबर होता है उसे कर्ता बोला जाता है, बिकॉज ये जॉइंट हिंदू फैमिली बहुत पुराना लॉ है, बहुत पुराना लॉ है, बहुत पहले एग्जिस्ट किया है. इसके लिए यहाँ का जो कर्ता होता है that is always a male member. A male member is कर्ता of the family because previously बहुत decades या बहुत सालों पहले it is male dominant, it was a male dominant society. तो जो भी फैमिली का मेन मेंबर होता था वो हमेशा कर्ता होता था, है ना? सो ऐसा है कि कोई कर्ता है जो मेल मेंबर है, और उसके बाद जो छोटा मेंबर है, लेटेस्ट छोटा मेंबर, वो कोई फीमेल है, और उसके बाद एक मेल मेंबर है. इनकेस वो कर्ता का डेथ हो गया तो नेक्स्ट कर्ता कौन रहेगा? वो फीमेल मेंबर नहीं रहेगी, वो मेल मेंबर रहेगा. तो ये उसका सिस्टम था. ड्रॉबैक बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में, मतलब अभी के हिसाब से, बट पहले वैसा ही था ये चीज. दूसरी और एक बात है कि ये जो कर्ता है, क्योंकि कर्ता में पावर है उसके पास बिजनेस डिसीजन मेकिंग वगैरह, तो कर्ता का लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड माना जाता है. कर्ता का लाइबिलिटी इज ऑलवेज अनलिमिटेड. बट ये जो बाकी को पार्टनर्स है, बाकी को पार्टनर्स का लाइबिलिटी इज लिमिटेड. जितना उनका शेयर है या जितना वो करते हैं उतना उनका लाइबिलिटी रहेगा. दूसरा बात, ये जो है HUF, इसमें अगर कोई मेंबर पैदा होता है तो बाय स्टेटस इसको क्या मिल जाता है? मेंबर का स्टेटस मिल जाता है या को पार्टनर्स का स्टेटस मिल जाता है. यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है कि आप 18 साल के हो जाओगे तो आपको काम करना पड़ेगा, तो आपको धंधे पे बैठना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं. बिजनेस में आना पड़ेगा. कोई लड़का 10, 12, 13, 15 साल का है और वो अगर बिजनेस में काम करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? कर सकता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो क्या है? फैमिली बिजनेस है. अगर सपोज फैमिली बिजनेस मतलब काफी सारे लोग रहेंगे, क्या ये पॉसिबिलिटी है डिस्प्यूट हो सकते हैं? देयर इज पॉसिबिलिटी कि डिस्प्यूट हो सकते हैं. तो अगर कोई ग्रुप ऑफ फैमिली सेपरेट होना चाहे, कोई ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स 4-5 लोग बोल रहे हैं कि अपने को अभी ये फैमिली बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, अब अलग हो जाएंगे और अलग कोई और बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो सेपरेशन पे अगर कोई फैमिली मेंबर्स, ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स सेपरेट होना चाहे तो सेपरेशन पे कर्ता इज नॉट लायबल टू शो देयर बुक्स ऑफ अकाउंट. वो बोल रहे हैं हमें बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ वगैरह नहीं. कर्ता बोलेगा आपका शेयर लो और निकल जाओ, आपको हम बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाने के लिए भी लायबल नहीं है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक. किसी एकाधे फैमिली मेंबर की या कर्ता की डेथ होने की वजह से ये बिजनेस बंद नहीं होगा, ये बिजनेस कैरी ऑन होगा कंटिन्यूअसली, है ना? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड, जैसे पार्टनरशिप एक्ट में गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनी इज गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013. इन द सेम वे हिंदू लॉ एंड HUF इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ. यहाँ पे माइनर के एंट्री के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस है? नहीं. माइनर कैन बी मेंबर. जैसे ही कोई बच्चा पैदा हो जाता है उसको वो को पार्टनर का स्टेटस मिल जाता है बाय डिफॉल्ट. तो वो 10, 12, 15 साल में कभी भी आके काम कर सकता है, बिजनेस में एंट्री ले सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है.
यहाँ जैसे अपने पास 2 और 50 का लिमिट था एचयूएफ, इसमें पार्टनरशिप में एचयूएफ में कोई लिमिट है? जितने लोग आएंगे फैमिली में, जितने मेंबर्स ऐड होंगे उतने सारे के सारे कौन बन जाएंगे? सारे के सारे को पार्टनर्स बन जाएंगे। द नंबर ऑफ द लिमिट ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड। ऐसा कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। क्या बच्चे तो 10-12 साल तक काम कराने इलीगल नहीं है। अब देख, सपोज तेरे घर पे तेरा गोल्ड का शॉप ही है, गोल्ड का शॉप ही एकदम एंसेस्ट्रल पुराना बिजनेस है, बहुत बड़ा गुडविल है ना। लोगों के होते ना ये स्वीट शॉप्स वगैरह, कितने कितने सालों के अपने पुणे में। तो अभी तुम लोग क्या कर रहे हो? जैसे सपोज तुम क्या कर रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, स्कूल कर रहे हो वगैरह, रात में थोड़ा टाइम 2-4 घंटे जब भी टाइम मिले आप जाके बिजनेस हैंडल करते हो, गल्ले पे बैठते हो, अकाउंट्स देखते हो, है ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज नॉट कंसिडर एज इलीगल। हाँ, बट अगर बिजनेस के जैसे कोई बिजनेस अभी होता है, बिजनेस एक्सपैंड करना है, कहीं पे प्रॉपर्टी खरीदना है, जमीन खरीदना है, तो क्या वो माइनर के नाम पे खरीदेंगे? नहीं, माइनर के नाम पे नहीं है वो, ऑफकोर्स करता है या किसी दूसरे को पार्टनर्स के नाम पे खरीदेंगे, तो दैट इज नॉट इलीगल, दैट इज वैलिड, नो प्रॉब्लम विद दैट। खुद खुद के मर्जी से वो दुकान पे जाके बैठे, इसमें कोई इलीगल एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है। बस अगर माइनर के नाम पे कोई चीजें हम लोग खरीदेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स इज नॉट कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ये जो पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, पीएसआर, क्या एग्रीमेंट या डीड के हिसाब से दिया जाता है? हाँ, बट एचयूएफ में ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है। जो ज्यादा काम करता है, 8 घंटे 10 घंटे गल्ले पे बैठता है, काम पे आता है, उसको ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। अगर कोई एक आधा माइनर है, 16-17-18 साल का तुम जैसा कोई पर्सन है, उसको बस 4-5 घंटा मिलता है उसकी स्टडीज में से, तो उसको उतना शेयर मिलेगा। तो ऐसा कोई यहाँ पे प्री डिसाइडेड शेयर नहीं होता है। ऐसा है कि जो जितना काम करेगा उसको उतना शेयर मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यूटी के बारे में भी बोला, पार्टनरशिप में अगर कोई डेथ हो गया, रिटायरमेंट हो गया, तो क्या फॉर्म डिसॉल्व होगा या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा? जो आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन अकाउंट बनाया रहेगा, है ना, तो आइदर डिसॉल्व होगा या रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। बट एचयूएफ में किसी के मरने की वजह से, किसी के डेथ की वजह से कुछ असर पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो अनदर, यस, जो नेक्स्ट बड़ा रहेगा सबसे, वो ही विल बिकम कर्ता एंड अदर्स विल बी को-पार्टनर्स। करेक्ट? समझ में आया एचयूएफ का कंसेप्ट क्या रहता है? किसी को कोई डाउट है क्या? एनी डाउट? देन है को ओनरशिप। को ओनरशिप जैसे मैंने बताया इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप। को ओनर का मतलब होता है कोई गुड्स के एक से ज्यादा ओनर है। बेस्ट एग्जांपल गाड़ी वाला, ट्रक वाला, दो दोस्तों ने मिलकर एक ट्रक क्या किया, परचेज किया, और बोले एक ट्रक परचेज किया, एक कार परचेज किया, और बोले अपन इसको कैब जैसे किसी को क्या कर देंगे, यूज करने देंगे, ड्राइव करने देंगे और उससे रेंट लेंगे। तो आपस में वो जो रेंट बांट के ले रहे हैं, क्या वो शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी हुआ? यस, तो इसे बोला जाएगा को ओनरशिप। को ओनरशिप इज आइदर बाय एग्रीमेंट, दो दोस्त मिलकर एग्रीमेंट करके कुछ बिजनेस करें, या फिर इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। मे बी इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे कोई, जैसे फादर है और फादर के 3 बेटे हैं, फादर का एक बड़ा बंगलो है, उनके जाने के बाद बाय डिफॉल्ट वो बंगलो या फिर उनको जो बिलोंग करते हैं गुड्स, क्या ये तीनों के मिलके हो जाएंगे? यस, तो ये तीनों का क्या है, वो गुड्स पे हक है, राइट है, को ओनरशिप है। दैट इज व्हाट को ओनरशिप इज। सो इट मे बी बाय एग्रीमेंट और इट मे बी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है म्यूचुअल एजेंसी, दैट इज एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अनदर एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ अनदर, कार्डिनल प्रिंसिपल है। बट को-ओनरशिप में ऐसे कोई एजेंसी प्रिंसिपल है? एजेंसी प्रिंसिपल कहीं पे नहीं है, ना एचयूएफ में है, ना को-ओनरशिप में है, ना क्लब में है। इनका डिसीजन क्या रहेगा, होल एंड सोल इंडिपेंडेंट डिसीजन रहेगा।
देन जो PSR है अपने पार्टनरशिप में, तो क्या वो एज पर द PSR रेशियो एज पर एग्रीमेंट शेयर किया जाता है? इफ नथिंग इज गिवन देन इट विल बी शेयर इक्वली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट को ओनरशिप में क्या ऐसा जरूरी है कि हर महीने या एवरी टाइम प्रॉफिट शेयर करना ही चाहिए? जैसे कोई दो दोस्त ओनर है ट्रक के, और एक दोस्त को इस महीने पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ी, दूसरे दोस्त ने बोल दिया एक काम कर, इस महीने का प्रॉफिट तू रख ले, नेक्स्ट महीने का प्रॉफिट मुझे दे देना, हो सकता है। यस, तो को ओनरशिप में इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप लोग क्या करो, प्रॉफिट आपके रेशो में शेयर करो। आप चाहो तो रेशो चेंज कर सकते हो, चाहे तो प्रॉफिट शेयर करना स्किप कर सकते हो। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अगर पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ट्रांसफर करना रहा तो क्या करना पड़ता है, बाकी पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ता है। इंटरेस्ट ट्रांसफर करना मतलब वो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसा इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट का मतलब होता है जो भी पार्टनर को बेनिफिट मिल रहा है, क्या बेनिफिट मिल रहा है, उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, उसको मिलने वाला कमीशन है, उसको मिलने वाला इंटरेस्ट है ना, उसने अगर कुछ एडवांसेस दिए है तो उस पे 6% मिलने वाला इंटरेस्ट है। ये सारा जो बेनिफिट है वो अगर किसी और को वो ट्रांसफर करना चाहता हो तो क्या उसको बाकी पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा? यस, ही विल हैव टू टेक कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, देन ओनली एनी पार्टनर कैन ट्रांसफर और शेयर हिज इंटरेस्ट। बट जो अपना को ओनरशिप है उसके केस में ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर किसी को ओनर को उसका इंटरेस्ट उसके बेटे को ट्रांसफर करना है तो विदाउट आस्किंग अदर को ओनर क्या वो उसका इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है, उसका बेनिफिट ट्रांसफर इजीली कर सकता है? बोलो। हम सब लोग एक जॉइंट फैमिली में हैं और आप करता मतलब ऑफिस को एक बार आप मुझे प्रोफेशन में सो क्यों? आई मीन सपोज आई वर्क और फिर क्या मैं आपको सिखा सकता हूं कर yes you have proof sir I am working for 8 hours I'm continuously working then मेरे पास भी कुछ होगा because reaction रिटर्न प्रूफ, अगर कोई हिंदू फैमिली बिजनेस है तो रिटर्न प्रूफ एज सच वैसे जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज एन एंसेस्ट्रल बिजनेस। हमारा बिजनेस है तो हम रिटर्न फाइल करते ही होंगे, हमारे पास हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट रहेंगे, सारी चीजें रहेगी। बिजनेस में जो लोग हैं उनका बाय डिफॉल्ट, अभी इसका अगर आधार कार्ड चेक करें तो पता चल जाएगा कि ये फैमिली मेंबर है कि नहीं। प्रूफ किस बात का बोल रही हूँ मैं, शांति रहो। प्रूफ किस बात का बोल रही हूँ कि पैसे ना दिए इस बात का प्रूफ। जैसे हर महीने में पैसे ट्रांसफर करती हूँ सब को पार्टनर्स के अकाउंट में, तो इसके अकाउंट में पैसा आया ही नहीं है पिछले 6 महीनों से, तो वो वैसा वाला प्रूफ चाहिए। अगर है तो यू कैन सी, नहीं तो यू कैन। लॉ में हर चीज प्रूफ पे चलती है, प्रूफ चाहिए। बोलो। रहेगा ना उनका कोई एग्रीमेंट रहेगा कि ये पर्टिकुलर को पार्टनर्स को इतना परसेंट जाएगा, उसमें कर्ता का नाम रहेगा, तो वो एग्रीमेंट रहेगा। बट वो एग्रीमेंट स्टैम्प एंड रजिस्टर चाहिए। इफ इट इज नॉट स्टैम्प एंड रजिस्टर देन एक पेपर के टुकड़े को एज सच कोई वैल्यू नहीं है, इट शुड बी प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड। अभी आजकल जो बिजनेसेस होते हैं जैसे गोल्ड के ये वो, क्या वो प्रॉपर स्टैंपिंग वगैरह करके रखते हैं? करके रखते हैं। कल जाके अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो उनके पास प्रूफ रहता है कि सर हमारा ऐसा ऐसा है सिस्टम। क्या प्रॉब्लम है? हाँ बोल, क्या डाउट है तेरा? कुछ नहीं तो उससे क्यों बातें कर रहे हैं? तेरा कोई डाउट है क्या? कोई प्रॉब्लम है? इमोशंस सी, लॉ में इमोशंस का कुछ यही नहीं। मतलब अभी आज जो मर्डर होते हैं तो मर्डर करने वाले ये देख के थोड़ी मर्डर करते कि अपने से बड़ा है कि अपने से छोटा है। कितने सारे क्या क्या केसेस होते हैं, है ना? ये ऐसा ही उसने हाइपोथेटिकल केस दिया कि अगर कोई कर्ता को पार्टनर को पैसा या उसका शेयर स्टेक ना दे तो कैन ही sue? डेफिनेटली ही कैन sue with proof.
ऑलरेडी कोड में उसके नाम पे बिजनेस है, बट व्हाट इज पॉइंट इज, मैं उसको जो एवरी मंथ जो अपना जैसे रिमोनरेशन हो, ये दोनों को उठाओ, बाहर जाके सो जाओ, अपना रिमोनरेशन हो या जो भी हो, एवरी मंथ में अगर ना दे रही हूँ तो कैन ही स्यू, सो ही कैन डेफिनेटली स्यू विथ प्रूफ्स। ऐसा नहीं कि दादाजी पे कैसे केस ठोके या चाचा जी पे कैसे केस ठोके, जो भी है। तुम लोग बहुत इमोशनल हो गए हो, वैसे तो हो नहीं इतने इमोशनल। क्या होता है सीव कर, घर से भी कर देंगे। अच्छा नहीं, if you are legally correct then they don't have any right ना घर से निकालने को। तो ये तुमको तुम्हारा शेयर देके बाद में घर में झगड़े होंगे वो बात अलग है। प्रॉपर्टी है। उसके नाम पे उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो सेल कर सकता है, बट जो एचयूएफ में जो बिजनेस रिलेटेड है नहीं सेल कर सकता है। ही विल नीड कंसेंट ऑफ, उसके नाम पे है मतलब नहीं, फिर भी नहीं कर सकता है। उसके नाम पे जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो सेल कर सकता है, बट अगर वो बिजनेस का पार्ट होगी तो वो सेल नहीं कर सकता, उसके लिए उसको करता है अगर को पर्सन का कंसेंट लगेगा, क्योंकि ये वर्किंग बिजनेस है ना। गुड टाइटल है उसके नाम पे है, मेजर है फिर भी, बट क्या ये जो प्रॉपर्टी है ये एचयूएफ का बिलोंग करता है? यस। बेच दिया तो फिर उस बायर को गुड टाइटल मिलेगा, लेकिन उसको जितने का बेचा है वो एचयूएफ को या उसके फैमिली बिजनेस को देना है। एक है पार्टनरशिप और एसोसिएशन। एसोसिएशन और क्लब में अभी आप थोड़े कंफ्यूज होने के चांस है। एसोसिएशन इज नथिंग बट इट इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ पर्सन, there is not necessarily motive to earn profit, earn and share the profit. The intention is not to enter in the business for gains. एसोसिएशन में कोई ऐसे बिजनेस में हमने एंटर कर लिया जहां पे कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता हो, फिर क्लब में भी तो वही था ना। क्लब में भी क्या था, सी एसोसिएशन का मतलब है कि जैसे आप कम दाम में चीजें बेच रहे हो, कम दाम में चीजें बेच रहे हो, सस्ते भाव में चीजें बेच रहे हो, है ना, दैट इज व्हाट एसोसिएशन। लोगों को हेल्प करने के लिए या लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए आप क्या कर रहे हो, कम दाम में। आपको जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना ही है, जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना ही है। आपको वो प्रॉफिट हुआ भी, आपको प्रॉफिट हुआ भी तो क्या वापस आप कोई सोशल एक्टिविटी में लगा दोगे? यस, आप वापस सोशल एक्टिविटी में लगा दोगे, दैट इज एसोसिएशन। सो देयर इज नॉट नेसेसरी टू अर्न द प्रॉफिट। जरूरी नहीं है प्रॉफिट होना चाहिए, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या आप उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत कम मार्जिन पे प्रॉफिट हुआ तो आप वापस उसको क्या करोगे, अच्छे इंटेंशंस पे या बिजनेस गेन्स के लिए नहीं लगाओगे, बल्कि कोई लोगों को सोशल एक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए लगाओगे। क्लब का क्या था, क्लब का क्या था, एग्जैक्टली मेंबर्स के लिए ये अलग अलग रिक्रिएशनल एक्टिविटी स्पॉन्सर करते हैं। तो जो क्लब का मेंबरशिप है उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो सारा बेनिफिट है, अभी मेरे पास भी क्लब का मेंबरशिप है, वहां पे एक होटल भी है, वहां पे नॉर्मल डिनर पे भी जाओ तो अच्छा खासा मेंबर का वो कार्ड दिखाना पड़ता है, 30-40% अपने को ऑफ मिल जाता है, तो इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द मेंबर्स। देन पार्टनरशिप का इंटेंशन क्या है, टू अर्न द प्रॉफिट, लेकिन एसोसिएशन का इंटेंशन नेसेसरीली नहीं है टू अर्न द प्रॉफिट। अलग अलग चैरिटेबल सोसाइटी है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, इम्प्रूवमेंट स्कीम्स है, बिल्डिंग कॉर्पोरेशन है, या जो आपके कुछ बैंक्स है, कुछ बैंक्स रहते हैं जो कम लोन पे या लोन प्रोवाइड करते हैं, बहुत मिनिमल इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं,
या कोऑपरेटिव वगैरह बैंक से एजुकेशन लोन पे भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट करते हैं, कभी कभी एजुकेशन लोन विदाउट इंटरेस्ट देते हैं फॉर 3 years 4 years। तो ये क्या बोला जाएगा, एक टाइप का एसोसिएशन है। किसको ले सकते हैं, अगर कोई चाहो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल सोसाइटी है और वो अच्छा काम करती है, पुअर लोगों को खाना प्रोवाइड करती है, कपड़े प्रोवाइड करती है, रिलीजियस एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं, तो अगर तुझे देना है तो जाके उनको यू कैन डोनेट, ऑफ कोर्स दे विल एक्सेप्ट द डोनेशन, बिकॉज वो उनका पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, उनका सोशल एक्टिविटी करना है, ये सारा पर्पस है उसका। पर्सनली उनको उनका एक्विजिशन ऑफ गेन इज नॉट, जैसे अपना पार्टनरशिप क्रिएट करने के पीछे इंटेंशन क्या होता है, एक्विजिशन ऑफ गेन, प्रॉफिट अर्निंग, वैसे एसोसिएशन में कोई प्रॉफिट अर्निंग इंटेंशन नहीं होता। हाँ, क्योंकि रिस्क ही ज्यादा है, रिस्क रहता है, कितने कोऑपरेटिव बैंक्स अचानक से डूब जाते हैं। अच्छा लोन लिया है, लोन वहां से क्यों नहीं लिए जाते, लेते लोग, ऐसा नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक्स में भी बहुत सारे लफड़े होते हैं, रेफरेंस से लोन देते हैं, ये सारी चीजें होती है। एंड ऐसा नहीं है कि लोन नहीं लेते, बहुत लोग कोऑपरेटिव बैंक से भी लोन लेते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम अलग होता है। नेशनलाइज बैंक पे आपको लोन लेना है तो एवरीथिंग इज वेरी क्विक, लेते हैं लोग, ऐसा नहीं है। बट लोग अगर नेशनलाइज बैंक में एफडी करना, या भले ही जैसे अपने को नॉर्मल एफडी पे 8% मिल रहा है नेशनलाइज बैंक में, 8.5%, बट वहां पे वो 12% देते हैं, 14% देते हैं कभी कभी, फिर भी हम इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि रिस्क फ्री नहीं है ना, रिस्क फ्री रिटर्न नहीं है, रिस्की रिटर्न है, इसके लिए वो तो सबका अपना अपना मर्जी है। बैंक रिजर्व नहीं होता है, लोन प्रोसेस होने को भी टाइम लगता है, 2-2 महीने लग जाते हैं, अगर आपका करोड़ों का लोन हो तो प्रोसेस होने को। बोले होता है, यस 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 यस, माहेश्वरी कोऑपरेटिव बैंक तो बहुत सारे हैं, है ना, टाउन्स में भी होते हैं, पुणे में भी है, तो है वैसा है। मतलब ये थोड़ा सा कैसा है, इसमें भी पर्सनल बिजनेस आए जैसा हो जाता है, कुछ कुछ कम्युनिटी के लोग आपस में आके बिजनेस करते हैं, फिर लोन देना या फिर एफडी करवाना भी क्या करते हैं, आउटसाइडर्स से एफडी करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट करवा के लेंगे और लोन फिर अपने पहचान के रेफरेंस के लोगों को देते हैं। सो थोड़ा बायसनेस है ये इसमें भी। इतने तो कोऑपरेटिव बैंक रातों रात डूब जाते हैं, वो लोग पैसा लेके कहीं फरार हो जाते हैं। दूसरा है, नाउ लेट्स स्टार्ट यूनिट 2, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का रिलेशन कैसा होना चाहिए। एक्चुअली यूनिट 1 मतलब आपने जो भी एसपी वगैरह में पढ़ा, एसपी ओसी आपके अकाउंट के बेसिक पे पढ़ा, वो सारी चीजें थी। काइंड्स ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखा। नाउ रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का रिलेशन टू वन अनदर आपस में कैसा होना चाहिए। पार्टनर्स का रिलेशन टू कस्टमर्स, दैट इज थर्ड पार्टी के साथ कैसा होना चाहिए। दिस इज रिलेशन ऑफ द पार्टनर। टेल मी, पार्टनर्स का रिलेशन आपस में कैसा होना चाहिए। अच्छा, अच्छा होना चाहिए, ओके। हाँ, और लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, और आप पार्टनरशिप वाले पार्टनर्स की बात कर रहे हो। हाँ, अच्छा, हाँ, ओके। देन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यस, ये पार्टनरशिप वाले की बात नहीं कर रहा है शायद, बट ये पॉइंट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, यस। और कैसा होना चाहिए रिलेशन पार्टनर्स का, चाहिए जनरल बोल दो ना, क्या लगता है पार्टनर्स का रिलेशन कैसा होना चाहिए। लॉयल होना चाहिए, लॉयल्टी, ट्रांसपेरेंसी, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब चीट करने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए आपके लैंग्वेज में। सो यस,
there should not be fraudulent intention or acceptance. बोल कभी सी का नहीं पता solution। नॉर्मल पार्टनर का बोल। मैं क्या बोल रही हूँ, आपके दिमाग में जो पार्टनर्स आ रहे हैं, जो पार्टनर, उनका मेरे को ये बताओ कि पार्टनर्स का रिलेशन कैसा होना चाहिए। आपके वाले पार्टनर का रिलेशन आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? अच्छा होना चाहिए एक्सपेक्ट करते हो। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, क्या क्या है आपका, सब कुछ है ना। सो बिजनेस में भी क्या ऐसा होता है? यस, बिजनेस में भी क्या ट्रांसपेरेंसी चाहिए। देयर शुड ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस। क्या एक पार्टनर ने कोई डिसीजन लेने के टाइम पे दूसरे को कन्वे करना चाहिए, दूसरे का कंसेंट लेना चाहिए। यस, ऐसा होना चाहिए। देन क्या किसी पार्टनर के वजह से दूसरे पार्टनर को या फर्म को लॉस हुआ तो क्या उसने फर्म को कंपेंसेट या इंडेमनिफाई करके देना चाहिए? हाँ, इंडेमनिफाई करके देना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होना मतलब क्या? ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, क्या सारे पार्टनर को देखने के लिए अलाउ होने चाहिए? यस, जो बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्टनरशिप है, एवरी पार्टनर शुड लुक इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट, एवरी पार्टनर शुड हैंडल द बुक्स ऑफ अकाउंट। उनको देखने का, कॉपी करने का, जेरॉक्स लेके जाने का पूरा राइट होता है। जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, क्या होता है? पार्टनर शुड कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ पार्टनर ने क्या करना चाहिए? उनका बिजनेस को कैरी ऑन करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा गुडविल जनरेट हो, है ना। सो दे शुड रेंडर टू एनी पार्टनर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म। उन्होंने क्या करना चाहिए? फर्म को अफेक्ट करने वाली सारी चीजें क्या पार्टनर के साथ डिस्क्लोज करनी चाहिए? कि फर्म को क्या क्या अफेक्ट होगा, या फर्म को, जैसे आप स्वॉट एनालिसिस करते हो, फर्म के लिए क्या स्ट्रेंथ है, फर्म के लिए क्या थ्रेट्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज है ना। ये सारा स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, पार्टनर से कन्वे करना चाहिए, बताना चाहिए। क्या पार्टनर इज बाउंड टू रेंडर बुक्स ऑफ अकाउंट टू अनदर पार्टनर? डेफिनेटली यस। सारे पार्टनर, आइदर वो स्लीपिंग पार्टनर हो, एक्टिव हो, पार्टनर बाय एस्टॉपल हो, क्या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का पूरा राइट होता है? यस, because he is a part of the business. Then दूसरा, duty to indemnify for loss caused by the fraud. किसी पार्टनर ने, the partner committing fraud in conduct of the business of the firm must make good the loss. पार्टनर ने फ्रॉड किया, जैसे एक जो गुड्स है, एक पैकेट है 1000 रुपए का, एमआरपी 1000 है, लेकिन अभी 8 दिन के लिए कोई ऑफर चल रहा है और फर्म ने, सारे पार्टनर्स ने मिलके क्या डिसाइड किया? बोले अपन 800 रुपए में ये गुड्स सेल करेंगे। तो एक पार्टनर चला गया कस्टमर का डिलीवरी लेके, एक बॉक्स का, बोले ऑन द वे है, मैं गुड्स का डिलीवरी कर दूंगा। और वो जो पार्टनर है उसने क्या किया? एमआरपी पे बेचा, हालांकि ऑफर कितने का था? 800 रुपए का। उसने एमआरपी पे बेचा और 200 रुपए जेब में डाल लिया। क्या ये फ्रॉड हुआ? यस। तो अगर ये फ्रॉड हुआ है, पार्टनर ने सेल किया है उतने रुपए में, तो उसको क्या करना पड़ेगा? 200 रुपया फर्म को देना पड़ेगा। He will have to make good the loss, that is he will have to indemnify for fraud, for his fraud. Then determination of rights and duties of partner by contract. क्या पार्टनर के जो एग्रीमेंट होता है उसमें राइट एंड ड्यूटीज डिसाइड किए जाते हैं? सपोज 4-5 प्रोफेशनल मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसमें एक सीएस है, एक सीए है, ठीक है, एक कोई मार्केटिंग वाला बंदा है, ऐसे अलग अलग। तो क्या फाइनेंस रिलेटेड काम सीए को देंगे वो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, तू सब फाइनेंस का देख लेना। मार्केटिंग वाले को बोलेंगे तू सब कस्टमर के साथ डीलिंग मार्केटिंग का देख लेना। ये सारी चीजें क्या वो आपस में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड कर सकते हैं? चाहो तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं। सो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, यस, बट देयर शुड बी कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। ठीक है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रिक्ट ऑफ ट्रेड,
रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना, प्रोहिबिट करना। क्या कोई पार्टनर को काम करने से प्रोहिबिट किया जा सकता है? आंसर इज नो। आंसर इज नो, क्योंकि वो वॉइड है। किसी को कुछ भी काम करने से हम रोक नहीं सकते। बट सेम टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी अगर कोई पार्टनर कर रहा है, तो अगर कोई पार्टनर सेम टाइप ऑफ मतलब पार्टनरशिप फर्म में वो काम कर रहा है, रात में घर जाने के बाद भी, जैसे पार्टनरशिप फर्म है, आपका शुगर का एक्सपोर्ट, ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, ठीक है। हमें बिजनेस का पूरा नॉलेज ले लिया, बिजनेस का पूरा नॉलेज ले लिया, एंड देन वो जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है, घर पे जाके रात में, घर पे जाके इवनिंग में, रात में क्या कर रहा है, उसका पर्सनल चालू कर दिया उसने बिजनेस। बट ये क्या उसे कंपीटिंग बिजनेस बोला जाएगा? यस, बिकॉज एनी पार्टनर इज कैरिंग द सेम काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो ये करने के लिए किसी पार्टनर को रिस्ट्रेन किया जा सकता है। यस, दैट पार्टनर इज रिस्ट्रेन टू कैरी आउट द सेम टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बट वो पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ और काम कर रहा है, बाद में घर पे जाने के बाद न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम कर रहा है, चलेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट कंसिडर एज कंपीटिंग बिजनेस। ये तो नॉर्मल एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब करना हुआ। अदर पार्टनर इज ओके विथ हिम, फिर भी हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसको मना करता है। सारे के सारे पार्टनर भी ओके रहे तो भी ये अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारा मेन कौन प्रिवेल करेगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल प्रिवेल ओवर एनी इंडिविजुअल, है ना। और अगर पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया उसने फर्म के प्रॉपर्टी यूज करके, या फिर कोई कंपीटिंग बिजनेस करके, जैसे पर्सनल प्रॉफिट कमाया 10,000 रुपए, इस महीने 10,000 कमाया, और बाकी पार्टनर को फिर पता चला, तो क्या वो पार्टनर को वो 10,000 रुपए फर्म को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा? हाँ, दैट पार्टनर विल हैव टू अकाउंट फॉर 10,000 रुपीज टू द फर्म, और वो 10,000 रुपीज इसमें बांटा जाएगा, बाकी सारे पार्टनर्स में बांटा जाएगा म्यूचुअल एजेंसी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ऐसा माना जाएगा that he is working on behalf of others, so that profit will be distributed amongst other in their PSR, profit sharing ratio. In restraint of trade, कोविड में मून लाइटनिंग आपको पता है कंसेप्ट जो था, तो एक पर्सन, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, एक पर्सन अलग अलग आईडीज अकाउंट नंबर देके क्या कर रहे थे, अलग अलग जगहों पे कंपनीज में मतलब काम कर रहे थे। हालांकि अगर कोई कंपनी में जॉब करता है तो उसका जो ऑफर लेटर आता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर आता है, उस पर लिखा होता है दैट आपका जो ड्यूरेशन है वो लिखा रहेगा, या अभी के टाइम पे एक से ज्यादा कंपनी में काम नहीं कर सकते, ये लिखा रहेगा। तब वो ऐसा हो रहा था, तो इसे इलीगल ही माना जाएगा। देन है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस में क्या क्या करना चाहिए। क्या एवरी पार्टनर हैव राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस? यस, एवरी पार्टनर हैव इक्वल राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस। बाकी पार्टनर्स किसी को नहीं बोल सकते जा तू घर पे जा हम कर लेंगे। एवरी पार्टनर हैव राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस। देन एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड हिज ड्यूटीज डिलीजेंटली। डिलीजेंटली मतलब पूरी शिद्दत से, पूरी शिद्दत से क्या करना चाहिए, पूरे ऑनेस्टी के साथ उनके ड्यूटीज पार्टनर्स ने करना चाहिए। बेसिक चीजें है। अगर जैसे अभी पार्टनर्स है, 2 से ज्यादा लोग हैं, तो क्या डिस्प्यूट या डिफरेंसेस होंगे? किसी पार्टनर को 3 को लोगों को लग रहा है नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत प्रॉफिटेबल है, बाकी 2 को लग रहा है नहीं नहीं रिस्की है इन्वेस्टमेंट, तो क्या ऐसे छोटे मोटे ऑर्डिनरी मैटर्स को सॉल्व कैसे करेंगे? टेल मी कैसे सॉल्व करना चाहिए? वोटिंग कर लो, मेजॉरिटी ऑफ कंसेंट से छोटे मोटे ऑर्डिनरी मैटर्स को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। देन है क्या हर एक पार्टनर को बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का, इंस्पेक्ट करने का, एक्सेस करने का राइट होना चाहिए? यस, एवरी पार्टनर हैव राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट, इक्वल राइट है सबको। नॉमिनल पार्टनर हो, आपका स्लीपिंग पार्टनर हो, एवरी पार्टनर, एनी पार्टनर हैव राइट टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नॉमिनल पार्टनर विल नॉट चेक, क्यों? क्योंकि उसको फर्म के प्रॉफिट में रियल इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट किसमें है, जो उसको गुडविल का रेशियो मिलेगा उसमें इंटरेस्ट है ना। देन है किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो उसका शेयर बाकी पार्टनर खाना चाहिए क्या? खा जाएंगे? नॉट पॉसिबल। किसी पार्टनर का डेथ हो गया, कहीं से तो आवाज आ रही, शांति रखो। किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या होगा, उसका शेयर मिलेगा। क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का राइट होगा? यस, वो देखेगा तभी उसको पता चलेगा कि मुझे कितना शेयर मिलना चाहिए।
तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, दैट इज जिसका डेथ हुआ है, हैव इक्वल राइट टू चेक, इंस्पेक्ट, एक्सेस, कॉपी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप। ये सारी छोटी छोटी मोटी चीजें हैं। क्या चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट लॉयर लगता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सी मैं और इसकी बात नहीं कर रही हूँ, ऑडिट की वगैरह बात नहीं कर रही हूँ। ऑडिटिंग के लिए तो आपका ही लगता है सीए वगैरह, बट अगर पार्टनर्स रेडी नहीं है डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाने को, तो क्या वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस कर सकते हैं? तो करेंगे। बट अगर पार्टनर्स रेडी है दिखाने को, देख लो बुक्स ऑफ अकाउंट, आपका शेयर ले जाओ, तो लॉयर के अपॉइंट करने की वैसे जरूरत पड़ने वाली नहीं। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज, अभी पार्टनर्स की क्या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है? क्या पार्टनर को सैलरी मिलेगा? टेल मी। पार्टनर्स आर not entitled for the salary, not entitled for the salary, it is implied. But what if it is given in the deed, then deed में हो तो दो, deed में ना हो तो सैलरी देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर पीएसआर डीड में ना हो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई बात नहीं। हो तो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए? पार्टनर अगर डीड में लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओनली पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जो भी आपके प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से इंटरेस्ट ऑन किए ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री किया है। If deed is silent, then interest on capital is not given. Interest on advances will be given, right? If deed is silent, then interest on capital is not given. If it is given in the deed, then interest on capital is given only out of profits. अगर लॉस होगा तो नहीं मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो 6% देंगे। वो एडवांसेस पे होता है बेटा, एडवांसेस पे। हाँ ठीक है, चलो। अगर किसी, कौन सा क्वेश्चन था आज का? तो तुम लोगों ने क्या लिखा? Not given. If it is mentioned in the deed, then even it will be given out of the profits only. It will be given only out of the profits. नहीं, ठीक है, आधा मार्क मिल जाएगा। Then अगर इमेजिन करो हर एक पार्टनर ने 5-5 लाख रुपए कैपिटल लाया है, 4 पार्टनर है, 20 लाख हो गए, है ना? अभी क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म में और पैसों की जरूरत पड़ी। एक सब लोग सोचने लगे, एक काम करते, लोन लेते, ऐसा करते वैसा करते। एक पार्टनर है फर्म का, जैसे आर्या भी वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म। आर्या से एक काम करो, लोन मत लो, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े, आई हैव 10 लाख रुपीज, मैं क्या करती हूँ, आई विल गिव 10 लाख रुपीज टू पार्टनरशिप एज अ लोन एडवांसेस। तो क्या किसी पार्टनर ने, अभी अगर बाहर से लोन लेते थे तो क्या उनको इंटरेस्ट देना, ब्याज देना पड़ता था? इन द सेम वे चारों में से किसी एक पार्टनर ने लोन दे दिया, क्या उसको बाय डिफॉल्ट ब्याज मिलना चाहिए? 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज मिलना चाहिए। 3 मंथ्स यूज किया तो फिर आपको क्वार्टरली करना पड़ेगा। 6 मंथली 6 महीने यूज किया तो 6 महीना, दैट इज 3% मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस मतलब कैपिटल के ऊपर जितना भी लोन दिया है किसी पार्टनर ने, दैट शुड बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। देन अगर फर्म के जैसे पार्टनर के वजह से फर्म को लॉस हो सकता है, फर्म की वजह से पार्टनर को लॉस हो सकता है। जैसे एक पार्टनर है, फर्म का क्या करता है, फर्म का जो स्टॉक का परचेसिंग है वो हमेशा करता है अलग अलग स्ट्रीट्स में। जैसे
किसी पार्टनरशिप का फैब्रिक का बिजनेस है, फैब्रिक का बिजनेस है, तो एक पार्टनर है वो हमेशा फैब्रिक को परचेज करने के लिए जाता है, अलग अलग जगह पे जाता है, जयपुर जाता है, सूरत जाता है, अलग अलग जगहों पे जाता है। तो क्या किया, पार्टनर ने कैरी किया था 50 लाख रुपया, 50 लाख का स्टॉक लेना था, 50 लाख रुपए फर्म में से कैरी किया, चले गया। लेकिन वहां पे उसको और अच्छी अच्छी चीजें दिख गई जो बिजनेस के हिसाब से प्रॉफिटेबल है, मार्केट में है, इन है, जो भी है। तो उसने क्या किया, 10 लाख का एक्स्ट्रा खरीद लिया, 60 लाख का हो गया उसका परचेस। क्या जो 10 लाख है, क्या उसने लाया था क्या फर्म में से? उसने बस 50 लाख रुपया कैरी किया था, उसने वो 10 लाख रुपया खुद के जेब में से दिया। तो क्या फर्म को इंडिमनिफाई करना पड़ेगा टू पार्टनर फॉर दिस 10 लाख रुपीस? यस, फर्म विल हैव टू इंडिमनिफाई द पार्टनर फॉर दिस 10 लाख रुपीस। या फिर इमरजेंसी में वो पार्टनर ने फर्म को बचाने के लिए कुछ ऐसा एक्टिविटी किया जिसके लिए उसको उसकी जेब में से पैसा देना पड़ा। जैसे कि वो ट्रक लेके जा रहा था, उसमें गुड्स थे, बारिश का कोई सीजन नहीं था, तो बारिश के लिए कोई प्रोविजन नहीं किया था, सडनली बादल आ गए, बारिश आना चालू हो गया, प्लास्टिक के गुड्स थे, तो वो प्लास्टिक के गुड्स थे, वुडन के गुड्स थे, तो वो खराब होना स्टार्ट ना हो इसके लिए उसने कवर कर लिए गुड्स को। वो जो कवर वगैरह करने के लिए उसको 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो क्या ये फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में उसने किया? यस, तो फर्म विल हैव टू इंडेमनिफाई दैट टू द पार्टनर, देना पड़ेगा। पार्टनर के निग्लिजेंस के वजह से अगर कुछ फर्म को लॉस हुआ है, जैसे फर्म को पार्टनर को इंडेमनिफाई करना पड़ा, ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में 50 लाख की जो परचेस है 60 लाख की हो गई, वहां पे करना पड़ा। या फिर पार्टनर ने इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ एक्टिविटी किया फर्म के गुड्स को लॉसेस से बचाने के लिए, तो उसको फर्म को इंडेमनिफाई करना। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर के निग्लिजेंस की वजह से फर्म को लॉस हो गया, पार्टनर के निग्लिजेंस की वजह से फर्म को लॉस हो गया। क्या है, नकुल एक पार्टनरशिप फर्म है 4-5 लोगों की, तो नकुल इज वन ऑफ द पार्टनर। नकुल क्या है, नकुल के पास एक काम अलॉट किया है, डेली जो आपका कैश कलेक्शन होता है, वो जाके क्या करना है, अपने बैंक में डिपॉजिट करना है, रिस्की नहीं है। तो आज कैश कलेक्शन हुआ 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ। अभी नकुल क्या करता है, बाय द एंड बुक्स टैली करके पहले अकाउंट में डिपॉजिट करके आता है, देन वो घर पे चला जाता है। तो जैसे ही वो पैसों की बैग लेके जा रहा था, एकदम से पिंकी का कॉल आ गया नकुल को। तो पिंकी बोली, अरे कॉफी पे मिलते हैं, बहुत दिन हुए मिले नहीं, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। तो नकुल के एकदम दिल में लड्डू फूटने लगे। नकुल सोचा ठीक है, पहले मिलके आ जाते फिर पैसा डिपॉजिट करेंगे। तो ऐसा हुआ, एंड नकुल वेंट विद पिंकी, पैसे लेकर, वो इतना 1 लाख का रिस्क लेकर चला गया कॉफी शॉप में, पैसे लेकर चला गया। और कॉफी पीते पीते बातों में कितनी बातें होने लगी कि भूल गया वो बैंक का क्लोजिंग टाइम रहता है ना, उसके बाद थोड़ी बैंक रुकेगी, बैंक का क्लोजिंग टाइम रहता है, बैंक भी बंद हो गई। अभी नकुल ने देखा वॉच के पास, देखा अरे 3 घंटे बीत गए, अब बैंक में जाके वैसे भी कुछ फायदा नहीं। तो नकुल वेंट होम आफ्टर कॉफी, पैसे लेकर घर पे चला गया कॉफी वगैरह पी के, एंड घर पे उसने पैसे रख दिए और साइड टेबल पे पैसे रख दिए और वो उसका काम करने लगा। अभी क्या हो गया, वो पैसे चुरा लिए किसी ने, चोरी हो गई वो पैसों की। पहले ही दिन उसने डिपॉजिट करना चाहिए था, वो उसका काम था, दैट वाज हिज रिस्पांसिबिलिटी। पैसों की चोरी हो गई, तो क्या किसी पार्टनर के निग्लिजेंस की वजह से ये सब लफड़ा हुआ है? यस, पार्टनर के निग्लिजेंस की वजह से ये सारी चीजें हुई है। तो क्या वो 1 लाख रुपया उसको फर्म को देना पड़ेगा? नकुल will have to indemnify this 1 lakh rupees to the firm. समझा अभी क्या डिस्कशन किए? ठीक। देन है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मतलब क्या? व्हाट इज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी? जो प्रॉपर्टी पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पे लेके आए हैं, दैट इज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। या फिर जो प्रॉपर्टी
पार्टनर्स ने ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस एक्वायर की है, मतलब परचेस किया है, एक ऑफिस स्पेस कंस्ट्रक्ट करना है, फिर ऑफिस स्पेस के वहां पे उनको फर्नीचर लग रहा है, एसी लग रहा है, पार्टनर्स ने क्या किया, खरीद लिया, तो क्या वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बन गई? यस, दैट विल बी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. सो ऑल द प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट, जो प्रॉपर्टी, जो इंटरेस्ट सारा पार्टनर्स ने क्या किया है, बॉट किया है इन कॉमन स्टॉक. पार्टनर्स ने मिलके जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो जो जो चीजें लेकर आए हैं फॉर बिजनेस पर्पस इज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. सेकेंडली, बिजनेस करते करते जो जो चीजें उनको लग रही है वो चीजें क्या कर रहे हैं, वो चीजें उन्होंने परचेज किया है, एक्वायर किया है, क्या वो भी प्रॉपर्टी बन जाएगा? यस. तीसरी बात गुडविल. अभी 5 साल 6 साल 10 साल अगर कोई बिजनेस चलता है तो क्या बिजनेस का एक गुडविल क्रिएट हो जाता है? गुडविल आप एसेट साइड लिखते हो बैलेंस शीट के, तो दैट विल आल्सो बी कंसीडर एज व्हाट, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. क्या होता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी? द गुड्स और द property which bought into partnership common stock initially when they start the business. Secondly, during the course of conduct, during the course of business, whatever partners acquire मतलब purchase, जो purchase किया है वो भी partnership property हो जाएगी. And third will be goodwill जो उनकी generate हुई है क्या वो भी partnership बन जाएगी? Yes. मुझे बताओ, अगर कोई आपने accounts बनाए हैं, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है उसको क्या क्या देते हो आप, उसके क्रेडिट क्या क्या करते हो उसको? जिसको सोना या बाहर जाके सो जाओ, सोए वाले को उठाओ बाहर बेच दो, सोफे पे आराम से सो जाओ. अच्छा टेल मी, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके. अगर कोई रिटायर हो रहा है, जा रहा है, तो जाते जाते सबसे पहले क्या देंगे, उसका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके, नो प्रॉब्लम. आपके डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है तो you will give out of capital only. If given then you will give out of capital plus interest on capital हो गया. और अगर वो पार्टनर ने कोई एडवांसेस दिए रहेंगे तो एडवांसेस के लिए एडवांसेस रीपे करना पड़ेगा. एडवांसेस के लिए 6% ये डीड में लिखने की जरूरत है क्या? टेल मी. नो. अगर किसी पार्टनर ने एडवांस का मतलब लोन समझ लो, अगर किसी पार्टनर ने ओवर एंड अबव कैपिटल रुपया दिया है, पैसा दिया है, तो दैट विल बी कंसिडर एज व्हाट, लोन. तो लोन पे 6% देंगे. क्या लोन देंगे वापस? जा रहा है तो दे देंगे, अगर है पैसा बचा हुआ तो दे देंगे. लोन मतलब प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. और क्या दोगे? उसका जो करंट है वो प्रॉफिट दे देंगे, पीएसआर. और सैलरी इफ मेंशन इन द डीड, वो एक ऐड करेंगे. और क्या देंगे? एग्जैक्टली, ये चाहिए था आंसर. आपकी जनरेट हुई है गुडविल, 10 साल 15 साल में बिजनेस में गुडविल जनरेट हुई, तो क्या गुडविल का पर्टिकुलर शेयर वो पार्टनर का भी बनता है? पार्टनर को उसका गुडविल का शेयर देना चाहिए, उसका गुडविल का शेयर मिलेगा. ये सारी चीजें आप जब बनाओगे रिटायरमेंट का, किसी रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट बनाओगे तो उसको ये सारी चीजें देते जाओगे, जितना उसको देना बनता है सारी चीजें देते जाओगे. तो गुडविल इज वन ऑफ द एलिमेंट. जो आपका बिजनेस का गुडविल जनरेट हुआ है वो पार्टनर्स के रेशियो में आप डिवाइड करके पार्टनर को दे दोगे. सो गुडविल इज वन ऑफ द एसेट, वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस. पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को क्या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बोला जाता है? पार्टनरशिप एसेट बोला जाता है, जॉइंट स्टॉक भी बोला जाता है, या फिर कॉमन स्टॉक भी बोल सकते हो, जॉइंट एस्टेट भी बोल सकते हो. बट ये जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इज पार्टनर्स प्रॉपर्टी, राइट? क्योंकि पार्टनर एंड फर्म आर सेम एंटिटी, ऐसा बोला जाता है. टेल मी, क्या है कि पार्टनरशिप में गर्मी का मौसम है, समर है, और उन्होंने क्या किया, उनके ऑफिस स्पेस में 3 पार्टनर है, 3 एसी लगवा दिए, ये 3 कूलर लगवा दिए, जो इजीली पोर्टेबल कूलर होते हैं ना, अपन इजीली जिसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते, घुमा सकते, तो 3 पोर्टेबल कूलर लगा दिए और वो काम कर रहे हैं. फिर रात में हर पार्टनर एक एक कूलर घर पे लेके जा रहे हैं, बोले गर्मी होती है कल फिर लेके आएंगे. ऐसा पॉसिबल है? दैट इज नॉट पॉसिबल. पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस, है ना, नॉट फॉर द
पर्सनल पर्पस, या फिर एक गोडाउन है, पार्टनर्स का गोडाउन है, दिन भर वहां पे क्या होता है, स्टॉक पड़ा रहता है, सारा दिन भर काम होता है, गोडाउन से ही माल बेचा जाता है, कस्टमर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, रात में जब गोडाउन खाली होता है सारे पार्टनर्स मिलके वहां पे पार्टी कर रहे हैं. इज दैट पॉसिबल? सी, वैसे लीगली आंसर इज नो, कि लीगली आंसर इज नो. पार्टनरशिप प्रॉपर्टी शुड एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द बिजनेस पर्पस. पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर. अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया, पर्सनल प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा? बाय डूइंग एनी कॉम्पिटिटिव बिजनेस. जैसे मैंने बोला कि दिन भर ये शुगर बेचने का काम करते हैं, शुगर, व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, इनका बिजनेस है पार्टनरशिप में, और एक पार्टनर घर पे जाके शुगर बेच रहा है, उसमें से उसने 10,000 रुपए कमा लिए इस महीने, तो क्या वो 10,000 रुपए इज अ पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय कॉम्पिटिटिव बिजनेस? यस. वो पार्टनर को, फर्म को अकाउंट को करना पड़ेगा. डेफिनेटली दैट पार्टनर विल हैव टू अकाउंट फॉर द प्रॉफिट अर्न बाय एनी कॉम्पिटिटिव बिजनेस, राइट. दूसरा है, अगर कोई पार्टनर ने अगर कोई फ्रॉड किया या प्रॉफिट डिप्रीव किया, डिप्रीव कर मतलब प्रॉफिट छुपाना, 1,000 रुपए का गुड्स एमआरपी पे है, लेकिन फर्म कितने पे सेल कर रहा है? 800 पे सेल कर रहा है, बोला था मैंने. पार्टनर ने क्या किया? पार्टनर ने कस्टमर को 1,000 रुपए में गुड्स को सेल कर दिया. 800 रुपए फर्म के नाम पे डाल दिए, 200 रुपया खुद के जेब में डाल दिया, है ना. 800 रुपया फर्म के नाम पे और 200 रुपया जेब में. तो ये 200 रुपया जो है, क्या ये पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर है? हाँ. तो ये पर्सनल प्रॉफिट को पार्टनर को, फर्म को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, इंडेमनिफाई करना पड़ेगा. राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर हमने देखे. म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या थे पार्टनर्स के जो हमने देखे? टेल मी. म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी, नॉट एंटाइटल्ड टू रिमोनरेशन, देन प्रॉफिट शुड बी शेयर इक्वली, अगर कुछ ना हो तो. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओनली पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स. इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस इज 6% पर एनम. और क्या चीज देखी हमने कि अगर फर्म को, पार्टनर को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कंडक्ट में पार्टनर कुछ ऐसा एक्टिविटी करे या फिर इमरजेंसी में कोई एक्टिविटी करे, तो फर्म को, पार्टनर को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा. या पार्टनर के नेग्लिजेंस की वजह से कुछ लॉस हुआ तो पार्टनर को, फर्म को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा. बोथ द वे इट विल बी. देन ये क्या होगा? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हो गए पार्टनर के. मुझे बताओ, किसी के एडमिशन की वजह से या किसी के रिटायरमेंट की वजह से क्या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज होंगे? अगर हमारी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है, देयर विल बी नो रिमोनरेशन. तो चाहे कोई एडमिट हो या किसी कोई रिटायर हो, रिमोनरेशन मिलना चाहिए? नहीं. जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली हैंडल करना एक ड्यूटी है, तो किसी, कोई एडमिट हो, कोई रिटायर हो, बुक्स ऑफ अकाउंट हैंडल करने का, इंस्पेक्ट करने का राइट सारे पार्टनर को है. यस. सो किसी के एडमिशन के वजह से, इंसॉल्वेंसी के वजह से, रिटायरमेंट की वजह से क्या ड्यूटीज, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज में चेंज होगा? देयर विल बी नो चेंज इन म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर. इट विल बी सेम. आइदर आपका चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, आइदर आपका रिटायरमेंट हुआ है या डेथ हुआ है. चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आप रिकॉन्स्टिट्यूशन अकाउंट बनाते हो. रिकॉन्स्टिट्यूशन अकाउंट, अगर कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, ठीक है, अगर कोई पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, या फिर आप जो बिजनेस एक्टिविटी कैरी कर रहे हो उसमें कोई पर्पस में आप चेंज करते हो, तो वो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन है. या फिर आपका फिक्स टर्म एक्सपायर होने के बाद भी आप बिजनेस कर रहे हो, मतलब फिक्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? एट विल में कन्वर्ट कर रहे हो. ये सारे केस में क्या चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन है? यस. जैसे पहले 4 पार्टनर थे, अभी और एक ऐड हो गया. 4 पार्टनर का रेशियो कुछ था 1:1:1. अभी और एक पार्टनर ऐड हो गया, क्या माइट भी पॉसिबल है चेंज इन रेशियो होगा? यस. कोई पहले जैसे 2 पार्टनर्स थे, उनका रेशियो है 4:1, 4:1 रेशियो है. किसी तीसरे के ऐड होने की वजह से 3:1 भी हो सकता है, हो सकता है. तो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्टनर के एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की वजह से आपका
एग्रीमेंट में कुछ चेंज हो जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन, दैट इज नथिंग बट चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। बट एक बात ऐसी है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होने की वजह से राइट्स एंड ड्यूटीज में चेंज होगा? नो, राइट्स एंड ड्यूटीज विल रिमेन सेम। हमने देखा कि पार्टनर का रिलेशन कैसा होना चाहिए टू ईच अदर। पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर। पार्टनर हैव टू डिस्क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट टू अनदर पार्टनर, है ना? अगर कोई किसी का डेथ हो गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ एंड ऑल द थिंग्स, राइट? तो बट हमने ये भी देखना चाहिए कि थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर का कैसा रिलेशन होना चाहिए। थर्ड पार्टी मतलब कस्टमर, जो कस्टमर के साथ पार्टनर डील करने वाला है उनके साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए। स्टार्ट करो नया, रिवाइज करो, रिवाइज करो, चलो रिवाइज। अभी रिवीजन में आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग भी कुछ बोलो। पार्टनरशिप का सेक्शन बताओ। सेक्शन 4 ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का सेक्शन, होल्डिंग आउट का सेक्शन 28, हिस्टोरिकल एक्नॉलेजमेंट, ऑल आर सेम। ओके, जॉइंट स्टेट को क्या क्या बोला जाता है? जॉइंट स्टेट, जॉइंट प्रॉपर्टी और जॉइंट एसेट और पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप एसेट, common stock, commonwealth, these are the substitute. Tell me what is joint property? Joint property मतलब क्या क्या चीजें हैं? Tell me. सेम चीज है, जो चीजें कॉमन स्टॉक बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पे पार्टनर्स लेके आए, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी हो गई। जो चीजें परचेज की है, एक्वायर की है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ कंडक्ट, ये भी प्रॉपर्टी बन गई। तीसरा, गुडविल जो जनरेट हुआ है वो भी एक प्रॉपर्टी बन गई। सो दीज थ्री आर द प्रॉपर्टी। ओके, देन टेल मी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कौन से पर्पस के लिए यूज करनी चाहिए? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द बिजनेस पर्पस। यस, क्या एक आध पार्टनर का डेथ हो गया तो उसके एलआर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाना चाहिए कि नहीं? बुक्स ऑफ अकाउंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एक्सेस करने का, इंस्पेक्ट करने का और कॉपी, एक्सेस इंस्पेक्ट कॉपी, एक्सेस इंस्पेक्ट कॉपी पूरा राइट होता है ना? ओके, सो टेल मी व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर। क्या राइट है, क्या हक है? ड्यूटी नहीं, राइट। राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस, राइट, राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस। क्या किसी पार्टनर को राइट है, हक है टू एक्सेस इंस्पेक्ट कॉपी? फिर से बोलो, access, inspect, copy books of accounts. Every partner have right to access, inspect, copy books of accounts. Okay. क्या हर पार्टनर को राइट है टू शेयर प्रॉफिट्स? हाउ? अभी समझेंगे। पीएसआर नहीं है गिवन तो इक्वली इन देयर पीएसआर। डज प्रॉफिट इंक्लूड लॉसेस? लॉसेस के लिए अलग से टर्म देने की जरूरत है? देयर इज नो रिक्वायरमेंट। टेल मी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन or not? And if yes, then only out of interest on capital is, if it is mentioned in the deed, then it will be given only out of profits. एक आध महीना प्रॉफिट नहीं हुए, सिर्फ लॉसेस हुए तो वो महीना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सिंपल। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस का क्या सीन है? 6% only if it is mentioned in the deed, right? No, then it is always given. Is it implied? It is unsaid that interest on advances should be given at the rate of 6% per annum. Okay. क्या होता है advances? Is it loan? Yes. कैसे explain करोगे इसको? Advances is over and above. Advances is over and above amount given. Any amount given over and above capital. कैपिटल के ऊपर अगर एक आधी अमाउंट दी है
फर्म को, तो उसे क्या बोला जाएगा, एडवांसेस बोला जाएगा। ओके, क्या इंडिमनिफिकेशन के रिलेटेड मुझे पॉइंट बोलो, फर्म को पार्टनर को कब इंडिमनिफाई करना पड़ेगा, 2 केसेस बोलो। 1, फर्म को पार्टनर को, बोल रानी, इमरजेंसी, मुझे सेंटेंस फ्रेम करके बोलो। When partner acts in emergency, then emergency to prevent firm from the losses, then firm will have to indemnify. इमरजेंसी वाला केस हो गया। और कौन सा केस था, when partner done any activity in ordinary course of conduct, जैसे डेली जैसे हमेशा जाता है, पार्टनर चला गया परचेसिंग के लिए स्टॉक के, 50 लाख की बजाय 60 लाख लग गए उसको, प्राइस चेंज हो गया होगा और स्टॉक खरीदा होगा, तो वो जो 10 लाख उसने जेब से डाला है, क्या उसको फर्म ने देना चाहिए, बिकॉज पर्सनली, टेल मी व्हेन पार्टनर विल हैव टू इंडिमनिफाई द फर्म, टेल मी नकुल, व्हेन पार्टनर विल हैव टू इंडिमनिफाई द फर्म, then due to partners negligence, no वो अलग पॉइंट है, तेरा खुद का एग्जांपल था, when 2 चीजें हैं, ठीक है, when firm will have to indemnify the partner, ये राइट होता है, negligence, and when partner will have to indemnify the firm because of the negligence of partner, if firm have to suffer any loss, तुम्हारी negligence के वजह से firm को लॉस हो गया 1 लाख का, क्या उसको वो 1 लाख रुपया इंडिमनिफाई करना पड़ा, तो पार्टनर के negligence की वजह से फर्म को कोई लॉस होता है, देन पार्टनर को उसको भर के देना ही पड़ेगा। वो पर्सनल प्रॉफिट की बात है, वो पर्सनल प्रॉफिट का पॉइंट है, वो भी मैं पूछूंगी आपको, वो भी इंडिमनिफाई करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, टेल मी पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर, what can be the personal profit earned by partner, what can be personal profit earned by partner, competitive business करके है ना, competitive business किया है पार्टनर ने, and he has earned some profit out of this business, he will have to indemnify that profit to the firm, yes। दूसरा क्या केस में सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है, सीक्रेट प्रॉफिट मतलब मैंने बोला था 1000 का गुड्स है 800 में बेच रहे हैं, तो 1000 में बेच के आया, 200 जेब में डाला, 800 फर्म को दिया, 200 रुपया क्या अकाउंट को करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अ सीक्रेट प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर यूजिंग द फर्म्स गुड्स, फर्म का ही गुड्स यूज करके उसने क्या किया है, सीक्रेट प्रॉफिट बनाया है, या फिर कंपेटिटिव बिजनेस किया है। इन बोथ द केसेस पार्टनर विल हैव टू इंडिमनिफाई टू द फर्म। बोलो, नहीं करके भी कंपेटिटिव बिजनेस किया तो भी, फर्म का गुड्स यूज करके किया है तो सवाल ही नहीं आता, you have to indemnify, बट फर्म का गुड्स यूज ना करके भी सेम काइंड ऑफ बिजनेस किया है, doing same kind of business is nothing but doing competitive business, so then partner will have to indemnify to the firm, yes। हाँ, कोई पार्टनर अगर रिटायर होना चाहे तो हो सकता है, पार्टनर हैव राइट टू रिटायर, डीड में है तो ठीक है, बट यार अगर डीड में है और पार्टनर को नहीं हो रहा है, he cannot carry out efficient his duties activities, so he will have to, मुझे बताओ रिटायरिंग पार्टनर को रिटायर होने के टाइम पे क्या पब्लिक नोटिस देना चाहिए, डेथ के केस में भी, डेथ के केस में नॉट रिक्वायर्ड, अदरवाइज सारे केसेस में रिटायरिंग पार्टनर विल हैव टू गिव पब्लिक नोटिस। टेल मी, पब्लिक नोटिस देना भूल गया और रिटायरमेंट के बाद कोई लायबिलिटी अराइज हुई तो then he will be liable because public notice has not been given। Very nice। Only sleeping partner don't need to give public notice because he is sleeping all the time, है ना, that means customer sleeping all the time, customers को पता ही नहीं है कि he is a partner, so he don't, उसके नाम पे कुछ बिजनेस नहीं हो रहा है, that is।
प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब है, प्रॉफिट एंड लॉस से है मतलब उसका कुछ शेयर रहेगा। इनफैक्ट बोलूं क्या, स्लीपिंग पार्टनर ऐसे बड़े बड़े, जैसे कि कोई बड़ा आदमी है, कोई पॉलिटिशियन वगैरह है ना, उसको बिजनेस तो करना है, तो उसने एक आधी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर दिया, 2-3 करोड़ रुपए लगा दिया, तो उसको मतलब किससे है, पैसा कमाओ मेरे को दो, मेरा पैसा यूज करके प्रॉफिट कमाओ, मेरे को प्रॉफिट दो, बट मेरे से पॉसिबल नहीं होगा डे टू डे एक्टिविटी कंडक्ट करूं। दैट इज अ लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ मी, देयर इज दिस, आई कैन नॉट से, बट है ऐसा, लोग उनका पैसा देकर प्रॉफिट देते हैं। प्रॉफिट में मतलब है काम काज में नहीं। बेस्ट एग्जांपल बोलो। Mutual agency will always apply. Either your partner, you're sleeping, either you're sleeping partner, but you are partner, right? So there is this mutual agency. किसी एक पार्टनर के डिसीजन के वजह से तुमको वो बेयर करना पड़ेगा, but that decision should be in ordinary course of conduct. फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से किया है तो पार्टनर को इंडिफाई करना ही पड़ेगा, तो अपने रूल में ही है। उसके निग्लिजेंस की वजह से हुआ तो करेगा, बट देखो अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कंडक्ट पे काम करते करते कुछ डिसीजन ले लिया तो लॉस हुआ, तो दैट लॉस विल हैव टू बेयर टू ऑल द पार्टनर्स इन देयर पीएसआई और कैपिटल कंट्रीब्यूशन। हाँ, टेल मी, competing business partner cannot do, that is truth, okay, but can any outgoing partner do the, शांति रखो, can any outgoing partner do the competing business? कर सकता है, is no more partner in the firm। अब क्या सवाल आता है ना, कोई पार्टनर रिटायर हो गया है तो क्या वो कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है? नो प्रॉब्लम, है ना। बट अगर वो इंटरनल चीजें लीक करता है तो क्या वो इंटरनल चीजें लीक करता है या क्या हो गया, तो वो नहीं कर सकता, उसका भी आगे है प्रोविजन, तो फिर उस पे केस करेंगे ये वाले पार्टनर्स। मतलब वो क्या कर रहा है, कस्टमर लोगों को बहका रहा है, अरे यार वो वहां कहाँ जाते हो, बोले वो गंदी सी फॉर्म है, मेरे पास आके बिजनेस करो, मैं आपको अच्छी डील दूंगा। हाँ, नहीं पार्टनरशिप में है तो वो नहीं होगा। किसका काम? बिजनेस का, हाँ, एक्टिव पार्टनर, हाँ हाँ। गुडविल तुम्हारा नहीं बनेगा, गुडविल बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का गुडविल। हाँ, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से। नहीं चलता। सी, ये जो गुडविल मतलब ऐसा है कि 3 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स में से 2 बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके काम की वजह से गुडविल जनरेट हुआ है, तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट थर्ड को भी मिलेगा ड्यू टू कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनर के नाम पे गुडविल नहीं बनेगा, धंधे के बिजनेस के नाम पे गुडविल बनेगा, फर्म के नाम पे गुडविल बनेगा, ऐसा। हाँ बोल। ट्रस्टवर्दी रिलेशन, हाँ, तो फिर जो है वो फर्म का बिजनेस जो है फर्म छोड़ के सेम कंपनी के बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। फर्म छोड़ के कर सकता है तू, मतलब तूने कस्टमर बेस अपना बना लिया, that you can do that, no problem, because you are retired now from the partnership। तुम लोग क्यों बड़बड़ 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 कर रहे हो, क्या उसके अकेले के लिए थोड़ी डाउट क्लियर कर रही हूँ मैं। अगर किसी ने खुद का एक कस्टमर बेस बना लिया है ड्यू टू हिज मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स है या उसका स्वभाव है ड्यू टू पर्सनल कोई क्वालिटीज, तो वो कस्टमर बेस तो बन गया। अभी इफ यू आर रिटायर फ्रॉम द फर्म तो फर्म को नुकसान होएगा, है ना। यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, तो वो कस्टमर ऑटोमेटिकली उनके पास अट्रैक्ट होना, नाउ दैट इज देयर चॉइस, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर है तो उसको सब्सिक्वेंट प्रॉफिट शेयर करने का राइट होता है,
जा पीछे जाके बैठ जा, इधर आ, इधर जाके बैठ जा साहिल, इधर बैठ, इधर बोर्ड है, तू उसके पास देख के मस्त गप्पे लड़ा रहा है। जिसको फिर से अटेंड अच्छे से करना है वो यहाँ पे अच्छे से रहा करो, जिसको फिर से अटेंड करके बड़बड़ करना है वो यहाँ पे मत रहा करो। शांति से बैठ के सुनो, तुम लोगों का रिवीजन हो रहा है तो। मैंने क्या बोला था इसके पहले? रिटायरिंग पार्टनर को क्या सब्सिक्वेंट प्रॉफिट शेयर करने का राइट होता है? यस, रिटायर होने तक जितना प्रॉफिट का शेयर बना उतना मेरे को क्या करना है, मेरे को हिस्सा दे दो। दे हैव राइट टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। क्या पार्टनर्स हैव राइट टू डिसॉल्व द फर्म? यस, दे हैव राइट टू डिसॉल्व फर्म। अगर वो चाहो तो बिजनेस डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, बात ही नहीं करना चाह रहे आपस में, कोई अच्छा रिलेशन नहीं है पार्टनर्स का, उसका असर धंधे पे पड़ रहा है, बिजनेस पे पड़ रहा है ना? एक दूसरे को बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दिखा रहे हैं, तो इसके वजह से म्यूचुअली दे विल डिसॉल्व द बिजनेस। होता है ऐसा। दो लोगों में एक को रिटायर करना है तो फॉर्म विल डिसॉल्व। ऑफ कोर्स मिनिमम डिसोल्यूशन, ऑफ कोर्स मिनिमम 2 लोग होंगे तो ही पार्टनरशिप फॉर्म होगी, अदरवाइज फॉर्म नहीं होगी। हाँ, दोनों ऑपोजिट है, तो अल्टीमेटली उनको कोई जैसे थर्ड पर्सन को हायर करना पड़ेगा टू टेक द प्रॉपर डिसीजन। अगर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो गया तो एक बोल रहा है, एक दूसरा बोल रहा है, दूसरा, सो उनको किसी थर्ड पर्सन का कंसेंट लेना पड़ेगा। जैसे ऑक्शन के केस में ऑक्शनर, बायर एंड सेलर के लिए जो अपन थर्ड पार्टी हायर करते, नॉट रिक्वायर्ड कि कोर्ट ही हो, जो एकदम अनबायस्ड पर्सन है, जो दोनों को नहीं जानता है और जो उसका फील्ड में नॉलेज रखता है, उसके पास जाएंगे। फाइनेंस रिलेटेड हो तो दे विल गो टू सीए, अगर कोई मार्केटिंग रिलेटेड हो तो दे विल गो टू दैट पर्सन, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो तो दे विल गो टू दैट पर्सन, है ना? एक्सपर्ट के पास जाके डिसीजन ले लेंगे, इतना कोई लफड़ा नहीं है। चलो एक बार दूसरा क्वेश्चन, क्या हो गया? तुम लोग थक जाओगे, मैं थकती नहीं हूँ, वही तो प्रॉब्लम है, बोले, है ना? मजा आया क्या? टेल मी, समझ में आ रहा है कि भूले जा रहा है? हो रहा है, मजा आ रहा है? किस चीज से? अकाउंट से। वेरी नाइस। अगर आपका पार्टनरशिप अभी चलता होता ना अकाउंट्स में, चलो दैट इज ग्रेट। अभी आप इधर थियरी पढ़ोगे और उधर आप एडजस्टमेंट्स करोगे, आपका एंट्री जो भी है ना, तो मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। ये पढ़ रहे थर्ड, तो नंबर 3 क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? साहिल पढ़, जोर से पढ़, सबको आवाज आना चाहिए एकदम ऐसे। कौन पढ़ेगा? नकुल पढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे से बैठो, बोर्ड के पास ध्यान दो। हाँ, एक्सपेंशन का क्वेश्चन था।
क्या है ये एक्सपल्शन का आया है क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन रिलेट रहेगा। चलो लेट्स लर्न द एक्सपल्शन। क्या हो गया उसमें? कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है? किसी पार्टनर को हकाल दो, निकाल दो, बाहर कर दो, फेंक दो, है ना? दैट इज व्हाट एक्सपल्शन इज। टेल मी, ये एक्सपल पार्टनर को एक्सपेल करने का क्या पावर कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए? इसके लिए तो प्रोविजन बनाई थी, डीड में, याद है? सो द पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट हैव एग्जिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द डीड। डीड में आपका एक्सपल्शन का पावर हो तो ही किसी पार्टनर को क्या कर सकते हैं? एक्सपेल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, मेजॉरिटी का कंसेंट, मेजॉरिटी का, हाँ, मेजॉरिटी का वोटिंग लगेगा और मेजॉरिटी की वोटिंग से पार्टनर को एक्सपेल किया जाएगा। सी, अगर आपको किसी पार्टनर को फॉर्म से एक्सपेल करना है तो क्या उसके लिए आपके डीड में वो चीज मेंशन चाहिए? अच्छे से ध्यान दो, नया पॉइंट है सबके लिए। दैट शुड बी मेंशन इन योर डीड, कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, अगर किसी पार्टनर को एक्सपेल करना है तो एक या दो लोग बोले तो उससे एक्सपेल होगा क्या? नहीं होगा। कैसे होगा? मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग से, मेजॉरिटी ऑफ कंसेंट से कोई पार्टनर क्या होगा? एक्सपेल होगा। एंड दैट एक्सपल्शन शुड बी इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब होना है कि फर्म के बेनिफिट में होने चाहिए, फर्म के गुड फेथ में होना चाहिए वो एक्सपल्शन। ये तीनों चीजें अगर फुलफिल होती है तभी किसी पार्टनर को क्या कर सकते हैं अपन? एक्सपेल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। नहीं तो पार्टनर, 4 पार्टनर है, ठीक है, 4 पार्टनर कहीं पर घूमने चले गए, अपनी अपनी बीवियों के साथ घूमने चले गए, चारों की बीवियां एकदम लड़ने लगी आपस में, जोरदार झगड़े हो गए, तो ये रीजन की वजह से ये चारों पार्टनर के भी झगड़े हो गए। उसमें कि एक पार्टनर की बीवी बहुत झगड़ालू थी, भानकुदड़ थी, तो वो सबसे लड़ने लगी। तो क्या ये तीनों पार्टनर मिलके वो पार्टनर को हकाल सकते हैं? टेल मी, इज देयर एनी वैलिड रीजन? नो। है क्या? पर्सनल मैटर है। सो ये जो एक्सपल्शन है कैसा होना चाहिए? फर्म के गुड फेथ में होना चाहिए। पार्टनर्स के पर्सनल झगड़े हो गए, पर्सनल लड़ाई हो गई, क्या इसमें एक्सपल्शन हो सकता है? या कोई बिजनेस के रिलेटेड भी ऑर्डिनरी मैटर में डिस्प्यूट हुआ तो भी एक्सपल्शन आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। टेल मी, एक्सपल्शन एक्सरसाइज करने के लिए क्या 3 चीजें होनी चाहिए? नंबर 1, दैट एक्सपल्शन शुड एग्जिस्ट इन द डीड, कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, एक्सपल्शन शुड बी एक्सरसाइज बाय मेजॉरिटी। तीसरा, एक्सपल्शन शुड बी इन गुड फेथ, फर्म के गुड फेथ में होना चाहिए, बिजनेस के गुड फेथ में होना चाहिए, तभी जाकर आप किसी पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हो, हकाल सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप था, कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन नंबर 6। कितने पॉइंट्स थे ट्रू टेस्ट के? 3 पॉइंट्स थे। कौन से 3 पॉइंट थे बोलो? एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी, मतलब बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये 3 ट्रू टेस्ट है। उसी वे में एक्सपल्शन के भी ट्रू टेस्ट है। एक्सपल्शन के ट्रू टेस्ट है, क्या है? एक्सपल्शन शुड बी इन गुड फेथ, मतलब दैट शुड बी इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप, फर्म के इंटरेस्ट में होना चाहिए, बेनिफिट में होना चाहिए, तभी जाके निकालो पार्टनर को। दूसरा है, जो पार्टनर को हम निकाल रहे हैं ना, उसको नोटिस सर्व करना चाहिए। वी शुड सर्व नोटिस टू द पार्टनर कि सर हम आपको फर्म में से निकालना चाहते हैं, दैट इज द जेन्युइन रीजन, फर्म को लॉसेस हो रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, है ना? सो नोटिस शुड बी सर्व। तीसरा, ही शुड गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब उसको बोलने का मौका देना चाहिए कि सर ऐसा हुआ था ड्यू टू दिस रीजन, है ना? सो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शुड बी गिवन टू दैट पार्टनर। दीज आर द 3 टेस्ट ऑफ गुड फेथ। 3 टेस्ट ऑफ गुड फेथ। हम क्या बोले?
कि गुड फेथ में निकालना चाहिए, राइट? हम बोले गुड फेथ में निकालना चाहिए, पर गुड फेथ मतलब क्या है ना? गुड फेथ मतलब क्या, ये तो समझना चाहिए। सो गुड फेथ का मतलब होता है नंबर 1, क्या ये एक्सपल्शन पार्टनर्स के या पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में होना चाहिए? हाँ, सब लोग इधर ध्यान दो, पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में होना चाहिए। हाँ। दूसरा गुड फेथ का टेस्ट क्या है? जो पार्टनर को हम हकार रहे हैं, क्या उसको नोटिस देना पड़ेगा? वी शुड गिव नोटिस टू द पार्टनर, सर ऐसा ऐसा है, नोटिस अलोंग विथ रीजन। क्या वो पार्टनर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए? हाँ, बोलने का, उसको खुद को एक्सप्लेन करने का मौका मिलना चाहिए। सो दीज आर द 3 ट्रू टेस्ट ऑफ गुड फेथ। गुड फेथ मतलब क्या? गुड फेथ मतलब ये 3 चीजें, है ना? अगर इसके अलावा, ये 3-4 चीजों के अलावा किसी पार्टनर को हकाला जाता है ड्यू टू एनी अदर मैटर और ड्यू टू पर्सनल मैटर, तो वो एक्सपल्शन क्या माना जाएगा? नल एंड वॉइड माना जाएगा। नल मतलब जीरो, उसको कोई कीमत नहीं। नल एंड वॉइड मतलब वो एक्सपल्शन लॉ की नजर में हम वैलिड नहीं मानेंगे अगर इसमें का एक भी रीजन मिसिंग हो तो। दूसरा, किसी पार्टनर के एक्सपल्शन की वजह से जरूरी है क्या कि फॉर्म डिसॉल्व होगी? नॉट रिक्वायर्ड। फिर क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, है ना? जैसे एडमिशन में होता है, रिटायरमेंट में होता है, वैसे देयर विल बी रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब चेंजेस इन पीएसआर है, चेंजेस इन राइट्स एंड ड्यूटीज है, ऐसा होगा। राइट्स एंड ड्यूटीज मतलब जो काम डिवाइड किए हैं वो काम चेंज हो गए, राइट्स एंड ड्यूटीज विल रिमेन्स द सेम। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दैट प्रॉपरली? चलो क्वेश्चन के साथ रिलेट करेंगे अभी। क्वेश्चन तूने पढ़ लिया, मीनिंग मैं बताती हूँ अभी। XYZ एक फर्म थी, है ना? ओके, XYZ नाम की फर्म थी, उसमें कौन कौन पार्टनर थे? X, Y और Z। X किसकी फर्म है? कारपेट मैन्युफैक्चर करते हैं ये लोग। कारपेट जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं और फॉरेन कंट्रीज में बेचते हैं, फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। इनका धंधा, इनका बिजनेस है। 25 अगस्त को क्या किया? दे इंडक्टेड मिस्टर डी, सॉरी मिस्टर जी, एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ कारपेट मैन्युफैक्चरिंग। कारपेट मैन्युफैक्चरिंग में एकदम प्रो है वो, एक्सपर्ट है। तो क्या सोचा इन तीनों ने कि काम करते इसको अपने बिजनेस में ले लेंगे, बोले इसको पार्टनरशिप में ले लेंगे। तो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड मिस्टर जी एज देयर पार्टनर, है ना? XYZ जी भी अभी पार्टनर है। ऑन द 10 जनवरी 25 अगस्त 2018 को उसको इंट्रोड्यूस किया था, है ना? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो 4 मंथ्स एंड आगे के 2 साल। ऑन 10 जनवरी 2020, 10 जनवरी 2020, मतलब इसने अराउंड 2 साल 4 महीने काम किया जी ने। जी वॉज ब्लेम्ड फॉर अनऑथराइज एक्टिविटीज। अनऑथराइज एक्टिविटीज किया उसने, कुछ ब्लैक में सेल किया रहेगा, कोई फ्रॉडुलेंट मोटिव रहेगा, कुछ भी रहेगा। एंड दस एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म बाय यूनाइटेड अप्रूवल ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। यूनाइटेड अप्रूवल मतलब क्या? सबका अप्रूवल है, सबका कंसेंट है, मतलब अपना मेजोरिटी तो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है ना? बाय यूनाइटेड अप्रूवल ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्टनर, मतलब इनका यहाँ पे तो मेजोरिटी नहीं है, यहाँ पे तो फुल कंसेंट है 100%। तीनों की तीनों ने हाँ बोल दिया, निकाल दो इसको। टेल मी, examine whether the action by partner was justified or not. Not. It was not. It was justified. Tell me why. It was in the good faith of the business. Majority है. Tell me majority है. Yes. गुड फेथ है। गुड फेथ के 3 टेस्ट फुलफिल हो रहे हैं। गुड फेथ के 3 ट्रू टेस्ट कौन से? पार्टनर को नोटिस दो, पार्टनर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, या वो डिसीजन फर्म के इंटरेस्ट में रहना चाहिए। गुड फेथ के 3 ट्रू टेस्ट हो रहे क्या पूरे? फिर एक्सपल्शन वैलिड है कि नल एंड वॉइड है? नल एंड वॉइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
What should have the factor to be kept in mind prior expelling a partner from the firm by other partners according to the provision of Indian Contract Act? See, you will have to say, is it justified or no, along with the provision. By no, by yes, and then आपको बताना है कि सच में क्या पॉइंट लगेंगे जिससे हम पार्टनर को हकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो. पहले जस्टिफिकेशन दे दो, यस नो, उसका कंक्लूजन मतलब आंसर लिख दो, देन पूरा की पूरा मस्त प्रोविजन लिखो. कैन यू डू दैट? एक्सपल्शन का प्रोविजन समझाए, फिर से समझाती हूँ. एक्सपल्शन, जो एक्सपल्शन है उसका है सेक्शन नंबर 33, होल्डिंग आउट का है 22 ना, 28. अच्छा, होल्डिंग आउट 28, एक्सपल्शन 33. बोलो होल्डिंग आउट 28, एक्सपल्शन, होल्डिंग आउट, एक्सपल्शन, होल्डिंग आउट, एक्सपल्शन. समझा? पावर ऑफ एक्सपल्शन कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए. दूसरा, मेजॉरिटी होनी चाहिए. तीसरा, गुड फेथ में होना चाहिए. गुड फेथ, ट्रू टेस्ट ऑफ गुड फेथ के लिए 3 चीजें. पहली, फर्म के इंटरेस्ट में, बेनिफिट में, इंटरेस्ट मतलब बेनिफिट, बेनिफिट में होनी चाहिए. दूसरा, जिसको निकाल रहे हैं उसको नोटिस देना चाहिए. तीसरा, जिसको निकाल रहे हैं उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शुड बी गिवन. सो अगर ये चीजों के अलावा हम पार्टनर को एक्सपेल करते हैं तो ये एक्सपल्शन को क्या बोलेंगे? If partner is otherwise expelled, then expulsion will be null and void. ऐसा जरूरी है क्या कि एक्सपल्शन के होने की वजह से फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी? रिकंस्टिट्यूशन होगा, फॉर्म डिसॉल्व नहीं होगी. लिखोगे इसका आंसर एज ए होमवर्क कि अभी लिखते हो? सो दैट विल बी योर होमवर्क. बोलो क्या? मेरे मन में जो टारगेट था वो आज का खत्म हुआ क्या? नहीं नहीं. और एक चीज सिखाती हूँ, बता देती हूँ. अरे छोटी छोटी चीजें अपन एक चीज 3 बारी तो सीख रहे हैं. राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस. टेल मी, कैन आउटगोइंग पार्टनर कैरी कंपीटिंग बिजनेस? यस और नो? पक्का यस? That is the right of retiring partner to carry on competing business. No problem. But क्या उसके ऊपर कुछ restriction लगाए जा सकते हैं? जा सकते हैं. Outgoing partner may carry on competing business of the firm and he may advertise the business but subject to contract. But subject to contract to the contrary. जो अपन ने डिस्कशन किया था अभी वो आएगा. वो कर सकता है competing business. बट क्या नहीं कर सकता? He may not use the firm name. वो तो बाय डिफॉल्ट है, वो तो बाय डिफॉल्ट है. ये वाला जो अपन ने क्वेश्चन किया, फर्म का क्या नाम था? XYZ. XYZ नाम था. इमेजिन करो, G आने के बाद XYZ हो गया, फिर से G को निकाल दिया, फिर से G को निकाल दिया. नहीं ठीक है, XYZ फर्म का नाम है और इमेजिन करो Z रिटायर हो गया. फर्म का नाम था XYZ, Z has been retired now. क्या Z competing business कर रहा है? Can he do? He can do. But can he use XYZ as a name of the his personal firm? Answer is no. नहीं कर सकता. हाँ, that is by default. वो तो copyright issue आ जाएंगे है ना. ना कंपनी हो, ना फर्म हो, ना सोल प्रोप्राइटरशिप, कहीं नहीं हो सकता. दूसरा, he cannot represent himself as carrying on the business of the firm. अभी क्या वो खुद को ऐसा बता सकता है कि मैं वो फर्म का पार्टनर हूँ? No, he cannot represent himself as if he is carrying on the business of the firm. नहीं बता सकता, वो नहीं बता सकता, अलग हो गया है. He cannot solicit the custom of persons who were dealing with the firm before he ceased to be partner. मतलब जो कस्टमर्स हैं उनको सॉलिसिट नहीं कर सकता. क्या होता है सॉलिसिट का मतलब? बहकाना, बहकाना, बहलाना, फुसलाना.
वो जो फॉर्म के कस्टमर थे पहले, अभी क्या वो कांटेक्ट उसके पास रहेंगे, उनको फोन कर करके बहला रहा है, अरे बोले क्या वो उनके पास से सामान लेते हो, माल लेते हो, एक काम करो डुप्लीकेट माल सेल करते हो, खराब है एकदम चीप क्वालिटी, इसके लिए मैंने छोड़ दिया। आप एक काम करो मेरे पास आओ, आपको बेस्ट डील दूंगा और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट दूंगा। ऐसा किसी कस्टमर को सॉलिसिट खुद से नहीं कर सकता। क्या कस्टमर चाहो तो खुद से उसके पास आ सकते हैं, हाँ दैट इज नॉट, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट वो फर्म को सॉलिसिट नहीं कर सकता है, उनके डिसीजन को कुछ भी झूठा झूठा बोल के चेंज नहीं कर सकता है। पार्टनर कैन कैरी कंपीटिंग बिजनेस बट ही कैन नॉट डू दिस थ्री थिंग्स। अगर वो चीज सच भी होगी तो दूसरे पार्टनर को पता होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, देन वो रोक सकते हैं उसको। मेरे को पता है कि ये ऐसा कर देंगे, मैं वैसा नहीं कर रहा, बाकी तो नहीं कर रहा, सब बता रहे हैं, तो इसमें भी बताएगा कि मेरे प्रोडक्ट में ऐसा Positively you can turn the customer to your business because customer will always have a choice where to go, there is always value, but अगर purposely genuinely वो अच्छा माल बेच रहे हैं, अच्छा सर्विस प्रोवाइडर है, सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, ओके, बट फिर भी तुम वो कस्टमर को क्योंकि तुम्हारे पास डाइवर्ट होना चाहिए बहला रहे हो, इन दोनों में से किसी ने सुन लिया, जाओ फिर केस करो, जाओ केस करो, चलेगा, लोग आएंगे फिर चेक करेंगे क्वालिटी, प्रोडक्ट चेक करेंगे, देन उन पे कार्यवाही होगी। ऑटोमेटिकली वो जो पार्टनर है वो भी लायबल रहेगा। हाँ वो भी पहले इसको उसने था, रिटायर हो गया ना, he is now retired, he has given public notice, then he sued the कि सर ऐसा ऐसा रीजन के वजह से I have retired। ऐसा नहीं होता, हरदम एवरी टाइम ऐसा नहीं होगा, मतलब अगर किसी को इलीगल बिजनेस नहीं करना है तो वो बिजनेस में एंटर ही क्यों होएगा, पैसा के लिए ना, तो मतलब क्या पैसा लेके निकल जाएगा, क्यों छोड़ेगा ना वो पैसा, फिर अगर आया है तो पूरा ही पैसा, जब तक फॉर्म नहीं डिसॉल्व होती तब तक लेगा पैसा, आगे जाके रिस्क है, तो वो रिटायर होके उनका केस करेगा इन पे, फिर बाद में ये लोग क्या करेंगे उसका, देयर आर द सर्कमस्टांसेस, रिस्क है ना, you are also part of that illegal business, तुम भी फंसोगे, अगर बिजनेस इलीगल है तो बातचीत, इलीगल है तो देन तुम भी फंसोगे। चोर चार चोरों के साथ चोरी कर रहा है, ठीक है, चोरी कर लिया, अभी चारों को बोल रहा है अभी अगली वाली चोरी से मैं चोरी नहीं करूंगा, अपना भी संबंध नहीं है कुछ, और वो खुद चोर जाके पुलिस स्टेशन में बोल रहा है सर ये जो था ना चोरी हुई है इनके घर पे, क्या वो खुद भी लायबल रहेगा, खुद भी लायबल रहेगा, क्या हुआ रे, सो ऐसा नहीं होगा, इलीगल के केस में ऐसा नहीं होगा, क्यों, मतलब अरे खुद फंसेगा ना, ऐसा, बट बाकियों के पास क्या प्रूफ नहीं रहेगा क्या, प्रूफ है तो फंसेगा, प्रूफ नहीं तो नहीं फंसेगा, प्रूफ पे सब चलता है। एग्जैक्टली तो चोर फंसेगा, मैं इलीगल काम का बोल रही हूँ, बट नॉर्मल जो अपना पहले एग्जाम्पल था उसमें इफ यू आर पार्टेड विद द फॉर्म एंड पता है क्वालिटी वगैरह प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट के डुप्लीकेट है प्रोडक्ट में चीजें, फिर भी थोड़ा बहुत फंसने का तुम भी चांस है, ऐसा है, हे बोलो, अगर ऐसा प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे तो रिटायर्ड पार्टनर विल बी लायबल अप टू सम एक्सटेंट, क्योंकि क्या है ऐसा होगा कि अगर प्रोडक्ट चीप थे तो जब तक तुम पार्टनर थे तब तक क्यों नहीं किया, सो चांसेस है फंसने का, इलीगल में तो बाय डिफॉल्ट, अगर इलीगल नहीं है तो
चिक 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 करते रहते हो। क्वेश्चन नंबर 4, चलो रीड करो। मैंने जो जो क्वेश्चन समझा है मुझे कल होमवर्क चाहिए आपका। कल आपने सॉल्व करना चाहिए ना, पर क्या बेशो मेरे को सॉल्व करके चेक करो। मंडे टू थर्सडे वाले मंडे बता देना। एक ही तो क्वेश्चन दिया है। सिया क्वेश्चन को रीड करो चलो। साइली क्वेश्चन 4 ध्यान दो। ऐसे तो बहुत जोर से बोलती, जोर से पढ़, जोर से। ए को क्या मिलेगा, कितना परसेंट? 20%। कर पाओगे? क्या क्या बोलोगे इसमें मेरे को बोलो। ए का हिस्सा 20% है। ये रिटायर हुआ है, ये गॉट रिटायर्ड। रिटायर होने के 15 दिन बाद मरा है वो। टेल मी, रिटायर होने के तुरंत बाद अगर पब्लिक नोटिस दिया तो वो अगले 15 दिन के लाइबिलिटीज के लिए लाइबल रहेगा। बट इमेजिन इफ he got retired and he forgot to serve the public notice, 15 दिन के बाद मरा, 15 दिन के बाद ही डाइड, तो क्या 15 दिन के लाइबिलिटी के लिए he will be liable? He will be liable. ओके, वो प्रॉब्लम सॉर्टेड है, ये मेंशन करना। सो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी समझेगा, एक दो लाइन में मेंशन करना। दूसरा, ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास क्या क्या ऑप्शन है? A's legal representative can inspect, access copy and books of account of the partnership firm, and they can ask for the stake of Mr. A. यही तो लिखना है बस। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आया इसके लिए मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रही हूँ। क्या क्या हो सकता है, इमेजिन करो कि आज रिटायर हुआ, 15 दिन में मरा। ओके, रिटायर होने के बाद ही फॉरगॉट टू गिव पब्लिक नोटिस, ही विल बी लायबल फॉर द 15 डेज की लाइबिलिटीज, ही विल बी लायबल। दूसरा इमेजिनेशन है कि आज मरा और आज ही पब्लिक नोटिस दिया, तो सॉरी आज रिटायर हुआ और आज ही पब्लिक नोटिस दिया, ही वोंट बी लायबल। और डेथ के टाइम पे तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटीज है क्या? आई जस्ट वांट टू आस्क, आपको लिखना क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव फिर आस्क फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट, दे कैन इंस्पेक्ट, कॉपी, चेक बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म, एंड दे कैन आस्क फॉर द स्टेक ऑफ द मिस्टर ए। So question number 3, 4, 5. Question number 3, 4, 5 will be homework for next Friday. जो फ्राइडे सैटरडे कर रहे हैं उनको फ्राइडे, जो मंडे कर रहे हैं उनको मंडे, ठीक है? तो that will be homework for each and everyone. Question 3, question 4, question 5. सुनो, फ्राइडे सैटरडे जो कर रहे हैं उनके लिए और एक होमवर्क है, यूनिट 1 कंप्लीशन, है ना? हो गया, वेरी नाइस। और यूनिट 2 आज जितना पढ़ाया है उतना, एक्सपल्शन का प्रोविजन और इसका प्रोविजन का एक दो आप ग्रुप पे आ जाएंगे, फोटो ले लेना।
अलॉन्ग विथ सारे डिफरेंसेस जो कि किसमें थे, यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 के डिफरेंसेस कहाँ लिखने हैं, डिफरेंस के बुक में। जो मंडे टू कोई भी हो, जो मंडे टू थर्सडे कर रहा है, जो फ्राइडे सैटरडे कर रहा है, उनको ये सारी चीजें क्या चाहिए, मुझे कंप्लीट चाहिए, मुझे कंप्लीट चाहिए। ज्वाइंट स्टॉक एंड कंपनी का डिफरेंस, ज्वाइंट स्टॉक है एंड पार्टनरशिप, एचयूएफ एंड पार्टनरशिप है, क्लब एंड पार्टनरशिप है। आई वांट ऑल द डिफरेंसेस इन योर डिफरेंस का नोटबुक। ठीक है, तुम लोगों को तो मैंने पहले ही बहुत टाइम दिया है, तो इस मंडे तक तुम लोगों ने बोला था, जो मंडे थर्सडे कर रहे, तो तुम्हारा इस मंडे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि तुमको मैंने लास्ट मंडे दे दिया था होमवर्क। अभी और एक चीज, आप जितना यूनिट 2 का आज कंप्लीट हुआ है उतना लिखोगे, उसके बाद 2 प्रोविजन लिख लेना जो किसके लिए एप्लीकेबल है, जो आज प्रेजेंट है। कौन सा पढ़ा है मैंने एक्स्ट्रा, एक्सपल्शन सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 33। सेक्शन 33 जो एक्सपल्शन है, आपको ये ले लो, ग्रुप पे फोटो आ जाना चाहिए इसका। मेरे आईपैड से फोटो ले चलेगा। सो 2 फोटो आएंगे यूनिट 2 कंप्लीट होने के बाद, ये 2 33 और 36 का प्रोविजन के लिए लिख लें। इतना सब कुछ मुझे चाहिए। हाँ बोलो। बीच में का बचा है तो मैंने बोला था ना लिखने को, नहीं बोला था। अच्छा क्या बचा है बोलो। अच्छा तुमको वो भी नहीं पता क्या, बीच में का जो सिखाया नहीं वो तो मैं लिखवा ही नहीं रही हूँ ना, जितना सिखाया उतना लिखा। हाँ तो उसके बाद सीधा 33 पे जाओ सेक्शन, बीच में का मैं सिखाती हूँ, मेरा काम है वो, होने दो, क्या फर्क पड़ता है। एग्जाम में आपको लाइन से थोड़ी आएंगे, पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, फिर सोगा का, फिर पार्टनरशिप का क्वेश्चन थोड़ी आएगा। जो पहले प्रोविजंस मुझे चाहिए कि मैं आपको समझाऊं, वो मैं आपको समझा रही हूँ, है ना। यूनिट 1 में भी तो मैंने पहले डिफरेंसेस लास्ट में पढ़ा है, पहले काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, डीड के एलिमेंट पढ़ा है, देन आई वेंट टू डिफरेंस का पार्ट। सो दैट इज माय कंसर्न, मैं कैसे भी पढ़ा, आपको समझना है बस। हाँ आ जाओ इधर। चलो एक्सपल्शन का प्रोविजन का ले लो, ऑनलाइन वाला एक स्क्रीनशॉट ले लो एक्सपल्शन का प्रोविजन का। क्लास चालू है अभी भी, ये मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। एक्सपल्शन हुआ, देन दिस right of outgoing partner to carry on the business activity। ठीक है हो गया। सो ये 2 फोटो ग्रुप पे आ जाएंगे, यूनिट 2 का पार्ट 1 भी ग्रुप पे आ जाएगा। पार्ट 1 लिखना हुआ कि ये 2 चीजें लिख लेना, डिफरेंस कंप्लीट करना, नोटबुक कंप्लीट करना, यूनिट 1 यूनिट 2 जितना हुआ है रिवाइज करो, सोगा के चारों यूनिट करके दे दिए हैं, चारों की चारों यूनिट रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। तुम लोग ऐसे ढ मट्ठ जैसे बिहेव मत किया करो, थोड़े स्मार्ट रहना चाहिए। क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, ये फालतू मस्ती मेरे क्लास में तो नहीं चलेगी। जिसको पढ़ना है सीरियसली वही क्लास में आया करो, जिसको सोना है फालतू काम करना है वो मेरे क्लास में मत आया करो। बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो गई है, सेल्फ स्टडी स्टार्ट करो। बाद में तुम लोगों को जो टाइम मिलेगा स्टडी लीव में, वो टाइम पे बुक कंप्लीशन नहीं रखना है अपने को, वो टाइम पे तुम्हें इतना ज्यादा टाइम मिलना चाहिए कि नोटबुक कंप्लीटेड है, क्वेश्चन आंसर एक एक बार, अभी तब तक आपके 3 to 4 रीडिंग्स हो जानी चाहिए। 5 बार तो मैंने रिवाइज करा दिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो तो आपको मेरे साथ 5 बार, घर पे 5 बार, वो तो 10 बार हो जाना चाहिए। स्टडी को जब बैठोगे तब आपको बस ब्रश अप करना है, ऐसा होना चाहिए सीन दिमाग में है। सेक्शन 33 हाँ ये है, 28 ये है, डीड के एलिमेंट्स 12 है,
ऐसी क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। बाद में स्टडी को बैठोगे एग्जाम से बिफोर 1 मंथ 2 मंथ, तब आपको लर्न नहीं करते बैठना है, तब आपको रिवाइज को टाइम मिलेगा। लर्न करने का अभी टाइम है। अभी क्यों सिंपल होगा लर्न करना, मैं जो बोलती हूँ सेम चीज घर पे जाके पढ़ो और 2 दिन बाद सेम चीज पढ़ो, कितना आसान होगा आपको लर्न करना। आज की आज करोगे ज्यादा रिटेन होगा, आज का अगर 4 दिन बाद करोगे और थोड़ा रिटेन कम हो जाएगा, आज का महीने भर बाद करोगे तो सभी भूलोगे। वो एक ट्रिक रहती है लर्न करने की थियरी, आज का आज ही करना है, फिर सेकेंड रीडिंग और 2 दिन बाद करके देखो, थर्ड रीडिंग महीना भर बाद करके देखो, यू विल नॉट फॉरगॉट एनीथिंग। आइडिया है, ये ट्रिक्स यूज किया करो। और कोई टीचर आया नहीं क्लास में, कोई फैकल्टी आया नहीं 5-10 मिनट, तो आप एक आइडिया कर सकते हो। क्या करना है, जितना भी पढ़ा है 2 पेजेस 3 पेजेस 4 पेजेस शांति से पढ़ के देख लेने का, यहीं पे खत्म तुम्हारा रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग यहीं पे खत्म, तो इमीडिएटली फर्स्ट रीडिंग होता है तो आपका रिटेनिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। समझो बात को, फिर घर पे आप लिखने को टाइम दे सकते हो। जितना ज्यादा डेडिकेशन दोगे उतने मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। और ऐसा अगर तुम्हारा एटीट्यूड इतना कैजुअल रहा तो लिख के देती हूँ पास भी नहीं होगे। सिर्फ मेरा सब्जेक्ट नहीं, मेरे सब्जेक्ट में मुझे चाहिए एकदम बेस्ट मार्क मिले, बहुत सारे मार्क्स आप इसमें कवर कर लो एंड यू हैव स्कोप है, आपके पास स्कोप है, चांस है, मिलेंगे मार्क्स। हर सब्जेक्ट में उतने बेस्ट मार्क लाने का ट्राई करो। इफ यू सॉल्व 100 मार्क का क्वेश्चन then only you will get above 60 or 70. If you solve only 50-40 mark का question paper, you will not pass. So writing पे फोकस करना होगा, सब चीजों पे फोकस करना होगा, इसके लिए मेरे साथ साथ पढ़ा करो, है ना। थैंक यू, चलो ले लो ब्रेक ले लो।